Welcome, friends. Uh, let's start the third, and I think so. It will be the fourth class, right? The fourth class for the companies at 2013 for the foundation. Right? Okay, so let's start the session. Quickly start up. Okay, so now there is the definition of promoters. Uh, it is under the mode of registration of the incorporation of the company, right? Here it says promoters. Promoters is defined under section 269, means who has been named, such as in a prospectus identified by the company in the annual return. A person जिसको नेम करा गया है और जिसे आइडेंटिफाई करा गया है एनुअल रिटर्न में ही नेम्ड एज अ पर्सन रेफर्ड अंडर सेक्शन 90 92 के अंदर बेसिकली उसे डायरेक्टर या फर्स्ट पर्सन माना गया है, वो बेसिकली हमारा प्रमोटर होगा। Who control over the affairs of the company directly or indirectly, whether a shareholder, a director or otherwise। अगर वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है तो चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे डायरेक्टर ना हो, ओनली शेयर होल्डर हो, वो हमारा अभी के लिए प्रमोटर माना जाएगा। एंड आगे, in the accordance with the advice and direction or instruction the board is accustomed to act। अगर उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड काम करता है तो वो पर्सन प्रमोटर कहलाएगा, राइट? इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं, अ पर्सन हु फॉर्म्स द कंपनी, जो बना रहा है, जो एमओए और ईओए और ये सब प्रोस्पेक्टस वगैरह बना रहा है, वो प्रमोटर है, पहला। दूसरा, if it they who convince the idea of forming of the company, जो convince करते हैं आइडिया, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, मतलब अगर वो आइडिया जो बनाने कंपनी पे बनाने का आइडिया जिसके पास है वो है, एंड दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स ले रहे हैं वो सारे प्रमोटर होंगे। जैसे ही आप ये प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ोगे आपको लगेगा अरे सर रजिस्ट्रेशन करा रहा है, रजिस्ट्रेशन तो सीए सीएस भी करा देते हैं, और उन सबको तो नॉलेज नहीं होती, तो वो तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कराते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है, अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में करेगा तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रमोटर इफ समवन इज बेसिकली इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी ऑफ एनी अदर, राइट? किसी और की कंपनी अगर वो कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई सेड हमारी यहाँ पे प्रमोटर की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। प्रमोटर सेज 269, कोई भी पर्सन जो कि, दोबारा से देख लो, जो कि आइडेंटिफाई हुआ है प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में कि वो है प्रमोटर। अगर डायरेक्टली लिख दिया गया है तो वही प्रमोटर है। अगर वो कंट्रोल कर रहा है कंपनी के अफेयर, चाहे वो शेयर होल्डर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, वो प्रमोटर कहलाएगा। और जिसके बोलने पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं तो वो तो माना ही जाएगा। सिंपली अगर हमें समझना है, जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहा है, जो आइडिया दे रहा है कंपनी को बनने के लिए, या कंपनी के नेसेसरी रजिस्ट्रेशन के सारे वो एक्ट फॉलो करवा रहा है, रूल्स फॉलो करवा रहा है, बनवा रहा है कंपनी को, दैट विल बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, राइट? So now we will move to the formation of the company says section 3, section 3 याद रखेंगे इसके अंदर। What is the formation of the company? पब्लिक कंपनी हैविंग, कितने मिनिमम पर्सन्स होते हैं? 7। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। मिनिमम नंबर 7 और मोर। ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 और मोर पर्सन चाहिए मिनिमम, और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन चाहिए, बट एक और पर्सन चाहिए सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू द एमओएम। इसके साथ में एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है, वो हमें पता है। अगर सिंगल पर्सन पर्सन कंपनी आज फॉर्म कर सकता है, यस कंपनी फॉर्म कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं, राइट?
बट उसको एक नॉमिनी एमओएम के अंदर देना पड़ेगा। ये हमारा सेक्शन है। तो अच्छा, इसमें सर मैक्सिमम कितने होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में? मैक्सिमम बेटा 200 है, 200 की लिमिट। अब आता है लास्ट, फिर हमारा आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 7। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे? फाइलिंग द डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रार जुरिडिक्शन। देखो हर एक का ना, आप जिस स्टेट में होते हैं उसकी जुरिडिक्शन आपके ऊपर लगती है, तो आपके उस रजिस्टर्ड ऑफिस की जुरिडिक्शन के अंदर आपको सबमिट करने पड़ते हैं। पहले जब भी आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराने जा रहे हैं, इसका मतलब आप कंपनी क्रिएट कराना चाह रहे हो, आप कंपनी को बनाना चाह रहे हो। ऐसे केस में मेमोरेंडम्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइन्ड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। मेमोरेंडम साइन होना चाहिए सब्सक्राइबर के द्वारा, बाय सारे के सारे सब्सक्राइबर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को साइन करेंगे, वो देंगे। फिर दूसरी हम डिक्लेरेशन देंगे बाय अ पर्सन, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर का वो देंगे डिक्लेरेशन। कौन कौन देंगे? पर्सन जिसने कंपनी को फॉर्म करा है वो एक डिक्लेरेशन देगा कि भैया हमने सारे एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करा है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमने सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करा है। अभी तक आपकी, अगर मैं भी इसकी वो बना दूंगा, तो पहले आपने ये याद करा कि यार जो भी पर्सन्स होंगे वो एमओए और एओए के साइन करके रजिस्ट्रार को दे देंगे। दूसरी डिक्लेरेशन दे देंगे कि भैया हमने जो भी इस लॉ के अंदर कंपनी को बनने के लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस है वो हमने फॉलो करे। डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर, हर एक सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन ली जाएगी टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर दैट। अब ये मेमोरेंडम, ये डिक्लेरेशन अलग है। ऊपर वाली डिक्लेरेशन क्या थी? वो एक पर्सन दे रहा था जो कंपनी का फॉर्म करा रहा है या रजिस्ट्रेशन करा रहा है। जैसे मान लो 4 बंदे हैं, 4 में से एक बंदा कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहा है, तो उसे तो ये डिक्लेरेशन देनी है कि भैया मैंने सारी की सारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर ली। मगर जो भी ईच सब्सक्राइबर है और जो फर्स्ट डायरेक्टर है, एक मिनिमम फर्स्ट डायरेक्टर तो होता ही है, तो वो तो आपको करना है। तो उन्हें ये डिक्लेरेशन देनी है, क्या? कि भैया आप, ही इज नॉट कन्विंस्ड कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस विद प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसने कभी भी कोई फ्रॉड ना करा हो, कोई किसी की जुर्म में, ऑफेंस में जेल ना गया हो। कन्विक्टेड मतलब जेल ना गया हो, राइट? तो ऐसे केस में वो ये अंडरटेकिंग देगा। has not been found guilty of fraud or misfence or breach of duty least during last 5 year। लास्ट 5 years में वो बंदा फ्रॉड या फिर कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से वो बेसिकली गिल्टी ना पाया गया हो, गिल्टी ना पाया गया हो लास्ट 5 साल में, राइट? And that all the document filed with the registrar contain the करेक्ट। और वो तो आप ये डिक्लेरेशन नॉर्मली आप देते ही हो, जब भी आप कभी कोर्ट या किसी में भी वो होते हो, तो आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मेरी नॉलेज के हिसाब से और बिलीव के हिसाब से करेक्ट है, राइट? तो ये अभी तक हमने 3 डिक्लेरेशन दिए। 3 डिक्लेरेशन में ये, तीसरी डिक्लेरेशन में ये 3 पॉइंटर्स हैं उसके, राइट? ये 3 पॉइंटर्स हैं उसके, जो बेसिकली हमने दिए। चौथा ऑब्वियसली एड्रेस देना होगा रजिस्टर्ड ऑफिस का, आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होगा। चौथा यही तो देना ही होगा। हर एक सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर्स देने होंगे, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, ये सब नॉर्मल आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब सारी चीजें देनी होंगी। और लास्ट में अ पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी in the firm and body corporates along with their consent to act as a director। obviously first director होगा तो फर्स्ट डायरेक्टर बेसिकली इंटरेस्ट देगा कि मेरे को ये कंपनी के डायरेक्टर्स के अंदर, ये कंपनी के मैं डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं। एंड पर्टिकुलर प्रोवाइड दिस प्रोविजन शैल बी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर एंड नॉट प्रोफेशनल इंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर प्रोफेशनल नहीं होगा, वो पर्सन होगा जो कि कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइबर के लिए जिसने बेसिकली वो करा है, राइट? तो अब अगर हम इसे मोटा मोटा, जस्ट सेकेंड, हम इसे लर्न करना चाहें अगर,
तो लर्न हम ऐसे कर सकते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या हो गया सर हमारा? पहला पॉइंट हमारा हो गया एओए और एमओए साइंड होने चाहिए, राइट? एक ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा डिक्लेरेशन देगा जो बंदा इनकॉर्पोरेट करा रहा है। दूसरा हमारा हो गया डिक्लेरेशन वो पर्सन देगा जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है, राइट? जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है वो क्या डिक्लेरेशन देगा कि सारे मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर लिए हैं और हो गए। फिर तीसरी डिक्लेरेशन ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम देगा। क्या सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम क्या-क्या वो देगा कि भैया उसने कभी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में कभी कन्विक्ट नहीं हुआ है। दूसरा उसने कभी कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करा है लास्ट 5 साल में वो बेसिकली इसके लिए गिल्टी नहीं हुआ है कोई फ्रॉड या बेसिकली ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए। और तीसरा उसने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं, उसके हिसाब से वो करेक्ट हैं, राइट? टू दी बेस्ट हिज़ नॉलेज एंड बिलीफ इसे वर्ड बोलते हैं, टू दी बेस्ट हिज़ नॉलेज एंड बिलीफ, राइट? ये ध्यान रखेंगे करेक्ट है एंड कंप्लीट है, राइट? तो ये 3 डिक्लेरेशन हो गई 1, 2, 3। चौथे नंबर पे हमारा आता है एड्रेस। एड्रेस तो आपको देना ही है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ करोगे, कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ सबमिट करोगे, राइट? आगे ऑब्वियसली हर एक सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा आपको, हर एक सब्सक्राइबर का, राइट? सब्सक्राइबर का आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, उसके पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, राइट? कहाँ रहता है, क्या करता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर जो होगा उसका कंपनी में क्या इंटरेस्ट है वो सब और उसकी अदर कंपनी में होल्डिंग्स कितनी है कि इस कंपनी में कितनी होल्डिंग है, ये सब हमारे को ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे, राइट? और भी कर देने पड़ते हैं अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती बट अभी के लिए आप इतना ही याद करोगे। ये क्वेश्चन आ जाता है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बहुत आसान रहता है। हमें ये पॉइंट्स ऐसे याद हो जाएँगे एमओए साइन डिक्लेरेशन ये देगा वो बंदा जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, जो रजिस्ट्रेशन करा रहा है। डायरेक्टर भी हो सकता है, शेयर होल्डर भी हो सकता है। फिर 3 डिक्लेरेशन फिर एड्रेस, फिर एवरी सब्सक्राइबर के पर्टिकुलर्स और लास्ट में फर्स्ट डायरेक्टर बेसिकली ये देगा, राइट? इससे हमारा ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। अब हमारे को ये क्वेश्चन कब आएगा? ये आएगा आपको रजिस्ट्रेशन में, आपको एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या-क्या बेसिकली फाइंड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास, तो ये करके क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, राइट? अब आपने तो सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपके जमा करने के बाद वो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देते हैं। द रजिस्ट्रार shall all document and information issue a certificate of incorporation जब उसे सारी चीजें कंप्लीट लगेंगी तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन दे देगा, राइट? अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी फिर बाद में क्या होगा कॉर्पोरेट की आइडेंटिटी का आपको बेसिकली सिन नंबर दे दिया जाएगा। सिन नंबर क्या होता है जैसे आपका आधार नंबर होता है ना ऐसे ही कंपनी के केस में होता है सिन नंबर। सिन नंबर बेसिकली क्या होता है ये आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। ये पहली डिजिट आप अगर देखेंगे तो वो होती है मतलब टाइप ऑफ कंपनी के हिसाब से यू लिस्टेड या अनलिस्टेड ये आपका होता है। ठीक है? फिर बाद के 5 डिजिट होते हैं इंडस्ट्री कोड के। इंडस्ट्री कोड आपको बताता है उसके अंदर सिन नंबर। फिर आरजे बताता है बेसिकली आपका स्टेट कौन-सा है, राजस्थान है, यूपी है, क्या है। लास्ट के बाद की 4 डिजिट जो होती है वो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताता है। फिर इसके बाद क्या होता है बेसिकली कंपनी का टाइप बताता है पीटीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली ये हो गया। एंड इसके बाद जो 6 डिजिट होते हैं वो होते हैं यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट? तो ऐसे करके ये सिन नंबर बनता है। सिन नंबर इज द प्रूफ दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और इसके बाद कंपनी अपने नाम से डील कर सकती है, राइट? तो पहला हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सर पहले ऐसे याद करना है कि पहले अनलिस्टेड ये आपको समझाने के लिए मैंने करा ताकि आप कभी कोई वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखो तो आपको समझ में आए। तो लास्ट के 6 डिजिट तो यूनिक होते हैं, उसके अलावा जो भी कोडिंग है वो बेसिकली उस कंपनी को देखकर दी जाती है। जैसे अनलिस्टेड कंपनी है यू, फिर उसके बाद 5 जिस इंडस्ट्री को बिलॉन्ग कर रही होगी, मान लो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिलॉन्ग कर रही है, तो उसके 5 डिजिट का यहाँ पे कोड होगा, राइट? फिर जिस
स्टेट में है वो, फिर ईयर जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुई, और फिर वो किस टाइप की कंपनी है। यहाँ पे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो अलग होता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पीटीसी, ऐसे ही अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है तो उस हिसाब से, राइट। रजिस्ट्रेशन अलॉट टू दी कंपनी अ सिन नंबर, वही मैंने बोला, which shall be distinct ID of the company from the date mentioned in the certificate। अब जो सर्टिफिकेट में डेट दे दी, एक बार ये इशू हो गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेट मान ली जाती है। फिर उसके बाद कंपनी स्यू कर सकती है, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं, राइट। ट्यू टू बी स्यूड वो सब। अब आता है मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी कंपनी का ऊपर आपने एड्रेस दिया था वो रजिस्टर्ड ऑफिस ही माना जाता है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, बट उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। द डॉक्यूमेंट एंड द इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल डिसोल्यूशन। आप जब तक उसका डिसॉल्व नहीं करते हो तब तक उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको इस सब की कॉपीज और डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वहीं पर ही मेंटेन करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग द एनुअल रिटर्न। सर आज की डेट में तो सब ऑनलाइन है, यस ऑनलाइन है, तो आप बेसिकली वहां पे एक लैपटॉप रख सकते हो, वो वहीं पे आप दिखा दो, कोई इशू नहीं, राइट। तो आज की डेट में ये मतलब पहले के ज़माने का था कि जहाँ पे क्या होता था कि वो फ़ाइल माँगने जाता था कि मुझे अपने पेपर दिखाओ। पर्सन क्या कहता था, मैं तो यहाँ पे है नहीं सर, वो तो वहाँ पर है। तो इसलिए रूल बनाया गया कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में सारी बुक्स एंड वो रखने ही रखने हैं। अब आगे, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ अ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इफ अ पर्सन फर्निश फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर वो दे रहा है या सप्रेस कर रहा है मटेरियल इन्फॉर्मेशन को, छुपा रहा है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है या छुपा रहा है जो कि उसे पता है कि गलत है, राइट। विच ही इज अवेयर ऑफ और डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार इन द, ही शैल बी लायबल टू द फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। हम ये 447 अभी देखेंगे आगे के लिए, वैसे आप बस ये भी लिख के आ जाना कि अंडर सेक्शन 447। फिर आता है हमारा कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय अबव। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद, where any time after incorporation, if above is proved, then the promoters, first directors, and the person making the declaration under this section is liable under section 447। एक बार आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, देखो ये तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट से पहले हुआ, तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं करेगा रजिस्ट्रार, राइट। वो फिर कहेगा पहले फैक्ट लेके आओ। बाई चांस आपने धोखाधड़ी से इनकॉर्पोरेशन करा भी लिया, तो उस कंपनी का जो प्रमोटर है, फर्स्ट डायरेक्टर है, और जो पर्सन उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी कि भैया हमारे सब्सक्राइबर थे मेमोरेंडम के, वो सब पर्सन्स लायबल हो जाएंगे, राइट, जो भी उन्होंने फ्रॉड करा। बेसिकली अब इनकॉर्पोरेट हो गई, अब क्या होगा, अब ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल को बाद में ये लगता है कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय अबव, FIRS, बेसिकली आपने अगर कोई जान के कंपनी को बेसिकली फ्रॉड से बेसिकली बना लिया, राइट। ऐसे केस में क्या होगा, तो ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, मेड टू इट, अपनी मर्जी से भी कर सकती है, और बीइंग सैटिस्फाइड अबाउट द सिचुएशन, अगर उसे ये लगता है सुओ मोटो भी कर सकती है। एक वर्ड होता है सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब अपनी मर्जी से, ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट मतलब किसी ने उसे एप्लीकेशन दी है तब उसने करा है। पास सच एन ऑर्डर, वो पास करेगी एक ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट और द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस, राइट। कंपनी के बेसिकली रेगुलेशंस, कंपनी जो इंक्लूडिंग चेंजेस करके जो मेमोरेंडम के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस उन्हें लगता है ट्रिब्यूनल के भी मुझे कराने चाहिए, तो वो आपसे चेंजेस करवाएंगे। अगर वो क्या है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स और क्रेडिटर्स। आपने कोई फ्रॉड करा, आप डायरेक्टर हो कंपनी के, आपने जान के वो फ्रॉड करा, तो बाद में इनकॉर्पोरेट तो करा दिया कंपनी को, बट उसके बाद रेगुलेशन या मैनेजमेंट किसके हाथ में हो जाएगी, ट्रिब्यूनल के हाथ में। तो वो क्या करेगी, रेगुलेशंस या मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऐसे पर्संस को ट्रांसफर कर सकती है जिसे वो लगे कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में। दूसरा,
डायरेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर शैल बी अनलिमिटेड, वो भी ये भी बोल सकती है, देखो हमने कंपनीज काहे के लिए बनाई थी, लिमिटेड लायबिलिटी के लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये बोला गया कि बेसिकली कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड हो जाएगी, राइट। अगर ट्रिब्यूनल को लगाए डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम्स फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये भी बोल सकती है कि कंपनी को बना तो दिए आप हटा दो, कंपनी को डिलीट कर दो उसका नाम। पास एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी का वाइंड अप कराने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, एंड सच ऑर्डर एडेड डीन फिट, और कोई भी ऑर्डर जो उसे सही लगता है, कंपनी का वाइंड अप भी करा सकती है, कंपनी का रिमूवल भी करा सकती है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, ये सारे हैं। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड वही आपको बेसिकली ये वर्ड हर एक जगह मिलेगा लॉ के अंदर। आप कोई भी काम करते हो तो आप एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होता है, जैसे कोई भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई केस हो जाता है तो कोर्ट पूछता है ना उससे कि आप अपनी उसमें कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, ऐसे ही ट्रिब्यूनल ना उसको सफाई में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, राइट। तो अगर उसके बाद भी उन्हें लगता है कि नहीं 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 ये तो इसने गलत करा, तो वो बेसिकली उसको कर देंगे। नाउ आता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। आज की डेट में आप देख रहे हो, नाउ इट्स द डिजिटल इंडिया, राइट। जब ये डिजिटल इंडिया हो गया है, इसलिए एनसीए ने इनिशिएटिव लिए हैं ताकि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में जाके डॉक्यूमेंट मैन्युअली ना सबमिट करने पड़े, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, राइट। तो ये आप बेसिकली एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे स्पाइस स्पाइस आपको पता है मोबाइल ब्रांड है, उसके नाम से आप याद कर सकते हैं बेसिक। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, राइट, स्पाइस। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब अगर एक बार कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया सेक्शन 9, तो क्या होगा? From the date of incorporation mentioned in the certificate, it shall be a body corporate contained in the memorandum. Basically वो body corporate बन जाएगी। उस body corporate बनते ही क्या है, वो sue can be sued, अपने नाम पे एसेट ले सकती है, अपने नाम पे लोन ले सकती है, वो सारी चीजें। Such a registered company shall be capable of वही सारे perpetual succession, power to acquire, hold, dispose property, enter into a contract, sue can be sued, वो सब मैंने जो ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुका। There comes into existence binding contract between the company and its member as evident to by the memorandum and articles. कंपनी और उसके बेसिकली जो भी उसके बेसिकली मेंबर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कंपनी के अब ये बेसिकली शेयर होल्डर्स बन गए हैं, और जो दो पर्सन के मेमोरेंडम पे नाम लिखे हुए हैं वो बेसिकली कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सक्राइबर या प्रमोटर बन। Company may purchase all shares of another company, but will not end the corporate character of another company, and each company is a separate jurisdictional entity। वही अगर एक होल्डिंग कंपनी है, उसने सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स ले लिए, सारे 100% शेयर ले लिए और वो 100% शेयर होल्डर बन गया, तो क्या सब्सिडरी कंपनी उसकी कंपनी होगी? नहीं, वही मैंने आपको बताया, जनरल रूल कॉर्पोरेट वेल लगेगा, कॉर्पोरेट वेल के हिसाब से होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडी कंपनी अलग है। मगर मैंने एक आपको केसेस पढ़ाए थे जो बेसिकली था एक्सेप्शन टू कॉर्पोरेट। जब तक आप कुछ गलत नहीं करोगे, कोई गलत सिचुएशन नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, तब तक कॉर्पोरेट वेल रहती है। शेयर और शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग-अलग है बेसिकली, राइट? कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। Mere the fact the entire share capital has been contributed by CG, all its shares held by the President of India does not make any difference in the position of the company, and it does not make a company agent either president or the central government। अगर एक कंपनी की एंटायर शेयर कैपिटल भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंपनी नहीं बन जाती। कंपनी अलग है, गवर्नमेंट कंपनी, हाँ हम उन्हें गवर्नमेंट कंपनी जरूर बोलेंगे। मैं दोबारा वर्ड बोलता हूँ, क्या वो सर गवर्नमेंट कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी कंडीशन फुलफिल करी वो, बट गवर्नमेंट कंपनी प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट की कंपनी बेसिकली वो नहीं है, ऑनर नहीं है उनके एसेट्स का उन कंपनी के लिए, राइट। प्रेसिडेंट अलग है, वो शेयर होल्डर्स हैं बेसिकली। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर उसे परचेज कर लिया तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये बेसिकली हमारे वो है
अगर ये आपका आता है बेसिकली तो आपको 4 उसमें पार्ट में ये लिखना है। कंपनी जिस दिन से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, पहली लाइन आपको बेसिकली अगर याद करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन्स बेसिकली थ्योरेटिकल आएँगे। तो अगर आपको बोला गया कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है, तो पहला वाला पॉइंट क्या लिखना है? भैया जिस दिन से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है और जैसे ही वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी वो सब हो जाएगा। कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है, अपने नाम पे लोन ले सकती है, अपने नाम पे सब कुछ कर सकती है, स्यू हो सकती है, कैन बी स्यूड हो सकती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है देयर इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। अगर कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में बेसिकली एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मेमोरेंडम के हिसाब से और फर्स्ट डायरेक्टर और प्रमोटर्स के बीच में भी होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी अवे फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, चाहे उसके 100% शेयर किसी और कंपनी ने ले रखे हो। ये वाला पॉइंट बस समझने के लिए था। अगर आपका आए तो अगर आप ये 4 पॉइंट्स भी लिख देंगे, तो आपके 4 नंबर 5 नंबर पक्के हो जाएँगे, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 के 5 पॉइंट लिखें, ये 4 पॉइंट लिख देंगे, तो भी चलेगा। और ये पॉइंट हमने इतनी बार कवर कर लिए। अगर इसके साथ आपको केस लॉ भी का भी रेफरेंस देना है, तो आपको केस लॉ का सेपरेट लीगल एंटिटी का केस लॉ का रेफरेंस भी दे सकते हैं, राइट? जो मैंने मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी वाला कराया था, राइट? तो इसके बाद अब हमारा आता है ल सेक ल 10th सेक्शन, सेक्शन इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड, सेक्शन 10 Memorandum and articles when registered shall be bind the company and member as if they are respectively signed an agreement to observe all the provisions of the AOA and MOA of the company. All money payable by the member to company under MOA or AOA shall be debt due from from to a member. A debt due from him to company. देखो क्या होता है। एक कंपनी का आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ करवाया। अब एक बंदा तो कंपनी तो तब तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, कंपनी तो अपने यहाँ एंट्रीज़ नहीं कर सकती। उसने बेसिकली क्या करा, कंपनी के बिहाफ़ पे सारे खर्चे करे। तो जितने भी ये खर्चे करे, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उन्हें बेसिकली अप्रूव करती है, राइट? और बाइंडिंग होते हैं कंपनी के ऊपर। बाद में कंपनी कह सकती देखो, अब ढंग से सिचुएशन सोचो, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यहाँ पर ये है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, इनकॉर्पोरेशन से पहले उन्होंने सारे एक्सपेंसेस दे दिए। अब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद उसने एक्सपेंसेस वापस माँगे, मतलब कंपनी को बोला कि आप लायबल हो जाओ, इस मेरे एक्सपेंसेस के लिए आप मुझे ये पे ऑफ कर दो, ये आपके एक्सपेंसेस थे। कंपनी कह रही है जब आपने ये पैसे दिए मैं तो थी ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो आप कैसे? ये केस लॉ आया था, राइट? तो ऐसे केस में कोर्ट ने कहा नहीं, अगर मैं सेक्शन 10 इंट्रोड्यूस करती हूँ, अगर आपने मेमोरेंडम आर्टिकल्स या कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा करा है किसी पर्सन ने, बाद में कंपनी के ऊपर बाइंड है कि वो उसको पैसे वापस करेगी। तो ये सेक्शन 10 है, राइट? तो उसे बेसिकली वापस करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हमारा बेसिकली वो आता है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल 5 टाइप की कैपिटल है, उनकी क्लासिफिकेशन इन रिलेशन टू अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द वर्ड कैपिटल मींस शेयर कैपिटल ऑब्वियसली हमें पता है आई कैपिटल और फिगर इन द टर्म्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड होते हैं कंपनी की ओवरऑल शेयर कैपिटल होती है बट आपको शेयर्स के फॉर्म में डिवाइड करके दी जाती है बेसिकली ये होता क्या है एक कंट्रीब्यूशन होता है पर्सन का कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी कंपनी के स्टॉक मतलब क्या होता है शेयर्स में पैसा लगाना यहाँ पे ये वो वाला स्टॉक नहीं है इन्वेंट्री वाला ये कॉमन स्टॉक है कॉमन स्टॉक कैपिटल को कहते हैं राइट proportion of the capital to each member is entitled बेसिकली शेयर क्या होता है एक प्रोपोर्शन होता है एक हिस्सा होता है शेयर होता है हिंदी आप वो बोल सकते हैं शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी अच्छा जरूरी है सर में पैसे के बदले शेयर मतलब शेयर लिया तो पैसा ही देना पड़ेगा नहीं कभी कभार कोई प्रमोटर क्या करते हैं मैं अपनी बिल्डिंग दे देता हूँ पूरी की पूरी राइट और बिल्डिंग के बदले वो शेयर्स ले लेते हैं तो आपका कंपनी का शेयर क्या मनी रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं इट रिफ्लेक्ट बेसिकली योर इंटरेस्ट इन दी कंपनी योर राइट इन दी कंपनी आपका राइट होता है कंपनी में राइट ध्यान रखना मेरी बात शेयर वैल्यू मनी नहीं होता बेसिकली राइट होता है इंटरेस्ट होता है इन दी कंपनी ऑफ राइट
फिर अब हमारी पहली कैपिटल आती है नॉमिनल कैपिटल, बेसिकली ऑथराइज कैपिटल। ये सेक्शन 28 है। ऑथराइज कैपिटल हमें पता है वो कैपिटल जिसमें कंपनी इससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती अपने कार्यकाल में, अनलेस एंड अनटिल वो ऑथराइज कैपिटल को बेसिकली क्या कर दे, रिवाइज कर दे। तो ऑथराइज कैपिटल होती है एक मैक्सिमम कैपिटल कंपनी जो इशू कर सकती है, राइट, वो हो जाती है। It is the sum to which registered being maximum amount authorized to raise up to stamp duty is paid. Basically वही maximum amount है, एक वर्ड कैच कर लिया हमने। Fixed estimated including working capital and the reserve capital which company will need. Basically कंपनी अपनी working capital requirement के लिए या फिर reserve capital requirement के लिए जो भी वो करती है वो basically नॉमिनल वाली होती है, राइट। अब बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड लिख देता हूँ, मैक्सिमम। आप ऐसे ध्यान रखोगे, अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में बोला, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ज्यादा से ज्यादा कंपनी अपने पूरे कार्यकाल में विद इन द कंपनी जब तक इसे रिवाइज ना कर दे तब तक बेसिकली यही इसकी मैक्सिमम कैपिटल रहेगी। अब ये तो सर समझ में आ गया कि भैया ये ऑथराइज्ड कैपिटल होती है। तो सर इश्यूड कैपिटल क्या होती है? इश्यू कैपिटल होती है बेटा सेक्शन 250। 250 से वो आपने जो बेसिकली सब्सक्रिप्शन के लिए दे दी है, वो आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल होती है। सच अ कैपिटल ऑफ द कंपनी इश्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम द फॉर सब्सक्रिप्शन। आपने एक बार ऑथराइज शेयर कैपिटल करी 50 करोड़, उसमें से आपने 40 करोड़ तो आज इश्यू कर दिए, राइट? तो वो इश्यू हो गए। 5 करोड़ बाद में करे तो वो 45 हो जाएगी। तो इश्यू कैपिटल चेंज होती रहती है, राइट? इट इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल which is offered to the public for the subscription। बेसिकली ऑफर हुई होती है एंड शेयर्स अलॉटेड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं शेयर्स अलॉटेड टू, वही मैंने आपको बताया था, कोई एक पर्सन है शेयर होल्डर अपनी बिल्डिंग दे देता है और उसके बदले शेयर ले लेता है तो उसे कहते हैं अलॉटेड शेयर्स अदर देन कैश। शेड्यूल 3 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी टू डिस्क्लोज द इशूड शेयर कैपिटल। तो आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से बेसिकली इश्यूड शेयर कैपिटल वो करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कहा, टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन इट इज द कैपिटल बेसिकली कंपनी इश्यूज एट द टाइम ऑफ फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट? जो आपने बेसिकली अलॉट कर दी है शेयर होल्डर्स को। आते हैं बेसिकली हमारा, फिर इसके बाद आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 286 मींस such part of capital which is subscribed by the members of the company। subscribe मतलब कंपनी आपने शेयर होल्डर्स को दिया, शेयर होल्डर ने एक्चुअली सब्सक्राइब कर दिया। इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक। पब्लिक ने जो बेसिकली ले लिया है, राइट? where any notice or advertisement or bill or letterhead or other communication issue shall state the authorized, subscribed and paid up शेयर कैपिटल हो। ऑब्वियसली बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी अगर आपके बेसिकली कोई भी स्टैम्प पेपर, बिल, लेटर हेड वगैरह पे आप बेसिकली पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल को जरूर लिखोगे, राइट? बेसिकली उसे लिखना है। अगर आप नहीं लिखते हो, ऑब्वियसली ये चीज पता है कब होती है, ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस इशू के टाइम पे होती है। प्रोस्पेक्टस इशू के टाइम पे ना इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उससे कंपनी का नेटवर्थ पता चलता है, कंपनी कितनी बड़ी है। तो कभी कभार कुछ लोग क्या होते हैं अपनी कंपनी को छुपाने के लिए बाकी चीजें तो इतना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, राइट? बट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड नहीं लिखते, तो उनके लिए ये रखा गया अगर आप ये कोई करते हो तो कंपनी के ऊपर 5 से 10,000 रुपए की, कंपनी के ऊपर 10,000 की पेनल्टी लगेगी और जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर 5,000 की पेनल्टी लगेगी। फिर इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल हमें पता है बेसिकली वो अमाउंट जो हमने कॉल्ड अप करी है शेयर होल्डर से, मांगी है, बेसिकली वो हो सकता है आपकी पेड अप, आपकी बेसिकली क्या नाम था, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो 10 रुपए का, एक शेयर हुआ 10 रुपए का, राइट? इसे हम ऐसे समझते हैं। फिर एक शेयर पहले मान लो 10 रुपए का है, तो ये क्या हो गया, ये हो गई सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें से आपने मांग लिए, मांगे कितने? 7 रुपए।
₹7 माँगे, ₹3 आपने माँगे ही नहीं। जो माँगे हैं वो होगा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और इसमें से शेयर होल्डर ने ₹5 तो बेसिकली दे दिए उसने, राइट? और ₹2 वो नहीं दे पाया, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो ₹5 दे दिए वो पेड अप शेयर कैपिटल हो जाती है और ₹2 जो नहीं दिए वो कॉल्स इन एरियर्स हो जाते हैं, राइट? कॉल्स इन एरियर्स अगर आप नहीं दोगे तो वो शेयर फॉरफिट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ हाउ। अब आप सर कहोगे ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है जिसके बाहर जाकर आप शेयर इश्यू नहीं कर सकते हो। और सर इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होती है? इश्यूड शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो आपने इश्यू कर रखा है बेसिकली, राइट? इश्यू कर रखा है बेसिकली और ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या है? पब्लिक को जो आपने इश्यू कर रखा है, वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, राइट? तो आप इसे पढ़ लेना। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल टू दी लेस कॉल्स इन एरियर्स। वही पेड अप शेयर कैपिटल में से अगर आप कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर दोगे तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से तो वो बेसिकली पेड अप शेयर कैपिटल। अब आता है इम्पोर्टेंट हमारा शेयर्स 284 नेचर ऑफ द शेयर्स। शेयर मींस वही शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक, वो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अमाउंट जो आप पे करते हो कंपनी के कंट्रीब्यूशन में अपना इंटरेस्ट और राइट वो करने के लिए वो कंपनी का शेयर होता है। शेयर इज द इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, राइट? वो हमें पता है। शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, हमने पहले ही पढ़ रखा है। ये बेसिकली राइट और ऑब्लिगेशंस होते हैं बेसिकली एमओए और कंपनी के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 44 सेक्शन 44 कहता है कि शेयर या डिबेंचर या कोई भी सिक्योरिटी होती है कंपनी की मूवेबल होती है और ट्रांसफरेबल होती है। बट हमने इसके ऊपर एक केस लॉ पढ़ रखा है। अगर एक गारंटी बाय गारंटी कंपनी होगी उसके रिस्ट्रिक्ट होंगे आर्टिकल से। अगर आर्टिकल्स कहते हैं कि शेयर होल्डर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो उस केस में गारंटी कंपनी केस में गारंटी अमाउंट होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वो नहीं कर सकते। बाकी एक नॉर्मल कंपनी के केस में अलाउड होता है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में हमने क्या पढ़ रखा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में आर्टिकल्स हमारे को अलाउ नहीं करते कि हम पब्लिक को शेयर कैपिटल इश्यू कर सकते हैं। तभी तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। दैट्स व्हाई हमारे को आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं। आर्टिकल से पता चलता है कि कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शेयर शैल बी नंबर्ड। एवरी शेयर शैल हैव अ डिस्टिंक्ट नंबर। वो हमारे को पता ही है ऑब्वियसली इन्हें नंबर्ड होना चाहिए। कोई भी चीज हो, रोल नंबर होते हैं वैसे ही कंपनी के डिस्ट्रिक्ट नंबर्स होते हैं, राइट? एंड दिस शैल नॉट अप्लाई टू शेयर हेल्ड बाय पर्सन बाय हुज नेम एज अ होल्डर और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपॉजिटरी। ऑब्वियसली आज की डेट में तो सब ऑनलाइन होता है तो वहीं पे ही नंबर्स होते हैं अलॉटेड। पहले केस में हमारे को क्या होता था, इंडिविजुअल शेयर सर्टिफिकेट रखने पड़ते थे, तो शेयर सर्टिफिकेट पे हर एक के शेयर्स का नाम देना पड़ता था। अब ये बेसिकली ऑनलाइन है तो इसमें कोई आज की डेट में डिपॉजिटरी अकाउंट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? तो अगर आपके पास शेयर्स आएगा तो आपको क्या लिखना है? शेयर्स आएगा, अगर आपके शेयर के ऊपर आएगा, आप बोलोगे शेयर इज़ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। बेसिकली अमाउंट जो कि शेयर होल्डर लायबल है पे करने के लिए कंपनी के लिए, वो बेसिकली शेयर होल्डर है। उससे मिलता क्या है? कंपनी के बेसिकली इंटरेस्ट मिलता है ऑफ द कंपनी। अदर देन कैश भी हो सकते हैं, फॉर कैश भी हो सकता है, राइट? जो भी वो अमाउंट पे करेंगे वो ट्रांसफरेबल है। बेसिकली शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, वो बेसिकली ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट? और शेयर्स नंबर्ड होने चाहिए, राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल हमने ये कवर कर लिया। अब आता है हमारा सर कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है? सेक्शन 43। सेक्शन 43 से इक्विटी शेयर कैपिटल होती है एक, और एक होती है आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 2 शेयर कैपिटल होती है, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? ऐसी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। अगर आपको ये आएगा तो यही लिखना है। तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डेफिनिशन याद करनी है और जब इक्विटी की पूछे तो यही होगा। अब इक्विटी 2 तरह की होती है, एक वोटिंग राइट, एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाली, दोनों होती है, राइट? कोई सी भी डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं, डिविडेंड का, वोटिंग का और कोई सा भी, राइट? तो बेसिकली वैसे ज़्यादातर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले होते हैं, डिपेंड अपॉन। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है, राइट? इसके बाद आते हैं प्रेफरेंस। तो जो चीज़ इक्विटी प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगी। तो
2 राइट्स मिलते हैं इसे। कंपनी या उसे 2 प्रेफ़रेंशियल राइट देती है। क्या प्रेफ़रेंशियल राइट है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड का बेसिकली ले का अधिकार है, राइट? तो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा वो? प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल कहलाएगा। मीन्स इन पार्ट ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल व्हिच वुड कैरी अ प्रेफ़रेंशियल राइट। प्रेफ़रेंशियल राइट मिलता है पेमेंट का ऑफ डिविडेंड का और रीपेमेंट का। अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो ऐसे केस में उन्हें पहले राइट मिलेगा अपना पैसा मिलने का, तो वो कहलाता है बेसिकली प्रेफरेंशियल राइट। अब सर कि मान लो एक कंपनी का शेयर है, एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। एग्जांपल आ गया कि सर मान लो एक कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए का और हमने प्रीमियम भी दे रखा है 2 रुपए। तो हमें 10 रुपए मिलेंगे या 12 रुपए मिलेंगे इक्विटी शेयर कैप होल्डर से पहले। तो ये ना कंपनी के आर्टिकल्स में या फिर एट द टाइम जब वो इश्यू हुआ होगा तब उस समय ये लिखा गया होगा कि उन्हें किस टाइप की प्रेफरेंशियल चीजें मिलेंगी। अगर वो कहेंगे सिर्फ नॉमिनल अमाउंट तक तो पहले नॉमिनल अमाउंट इन्हें पे हो जाएगी और फिर इक्विटी शेयर होल्डर की पे होगी, फिर अगर पैसा बचेगा तो 2 रुपए मिलेंगे। बट मान लो अगर प्रेफ़रेंस शेयर जब इश्यू हुए तो उन्हें प्रेफ़रेंशियल राइट ये मिला कि नहीं जी आपको प्रीमियम की भी अमाउंट पहले मिल जाएगी। तो इन्हें प्रीमियम की अमाउंट इक्विटी होल्डर से पहले मिलेगी, तो डिपेंड करता है। तो हम 2 चीज़ के प्रेफ़रेंशियल राइट देते हैं बेसिकली एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड के, ये तो आपको पहले मिलेगा ही, ये इक्विटी शेयर होल्डर से आपको पहले मिलेगा ही, डिविडेंड अगर मिलता है तो पहले इन्हें मिलेगा और दूसरा रीपेमेंट ऑफ द नॉमिनल अमाउंट जो कि आपकी बेसिकली नॉमिनल अमाउंट है वो आपको पहले पेड अप कैपिटल पहले मिलेगी अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तो, राइट। ऑब्वियसली वो मैंने आपको बता ही दिया है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये हो सकता है कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स कुछ और कहते हैं तो वो बात मानी जाएगी। In case of a private company, section 43 shall not apply where MOA AOA provides। Obviously हमने अगर आप कंपनी के केस में हमने बता दिया है तो उस केस में सेक्शन 43 shall not apply। ऑब्वियसली वो हमने बात कर ही ली है, राइट, कि भैया सेक्शन 43 के अंदर हमने क्या रखा है कि भैया हम शेयर कैपिटल पब्लिक को इशू करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेसिकली अपने रिस्ट्रिक्टेड रखती है मेंबर्स को, उन्हीं को देती है, तो उस केस में अप्लाई नहीं होगा, राइट। अब आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम इज फैक्ट और चार्टर रूल बुक which defines constitution, scope, powers of the company, and it is the very foundation on which the whole structure of the company built। जो कि उस जिस स्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी बिल्ट है, तो आपको ये लाइन्स याद रखनी है। चार्टर मीन्स रूल बुक, कंपनी की रूल बुक है जिसके ऊपर कंपनी बनी है। कंपनी की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप वो सब इसके अंदर होता है। कंपनी कैसे बनी है एविडेंट होती है, वो मेमोरेंडम होता है। तो आपको ये वर्ड्स मैं इतनी ज्यादा याद करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स आपको लिखने आने होंगे। तो आपको पहला वर्ड यूज करना है चार्टर ऑफ द कंपनी, बेसिकली रूल बुक, राइट, रूल बुक याद रखें। दूसरा, इस ये वो है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है कंपनी का वो है। इसके अंदर होती है स्कोप एंड पावर्स ऑफ द कंपनी एंड कंपनी बिल्ट जिसकी हुई है, जिस फाउंडेशन के ऊपर कंपनी बिल्ट हुई है, क्या करने के लिए कंपनी बिल्ट अप हुई है, वो चीजें होती है। तो जब भी आपके पास एमओए आएगा आप ये 4 चीजें लिखेंगे। चार्टर ऑफ द कंपनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बताता है, स्कोप कंपनी का बताता है और ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी बिल्ट अप है, राइट। ध्यान रख लो, दोबारा याद रखो, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप, फाउंडेशन, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी आ जाती है, इसीलिए मैं ये वर्ड्स याद करा रहा हूँ, राइट। अब ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम, हम क्यों रजिस्टर कराते हैं मेमोरेंडम को सर, व्हाई? सर हमें मेमोरेंडम को रजिस्टर कराने का क्या रीजन है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए को क्यों कराना है? देखो कैसे समझते हैं, एमओए बेसिकली कंपनी के चार्टर्स हैं, रूल बुक्स हैं। क्यों बनाया जाता है? पता चले कंपनी करती क्या है, कौन है कंपनी के सब्सक्राइबर, कौन है कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर, कौन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में मिलती है, राइट। अब आते हैं, वही मैंने यहाँ पे वही लाइन्स लिखी होंगी। कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द कंपनी, कंपनी बिजनेस क्या करती है,
क्या कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड है? क्योंकि एक बात और सुन लो, अगर कोई चीज़ कंपनी एमओए के बियॉन्ड है, ऑब्जेक्ट अगर कंपनी का लिखा हुआ है कि कंपनी यही काम करेगी और कंपनी कोई और काम करती है, तो वो एक्ट अल्ट्रा वायरीज होते हैं और वो वॉइड होते हैं, दोनों तरफ के लिए। मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, किसी और पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करा कंपनी ने। कंपनी बिज़नेस में है, रेलवे बिज़नेस में, और कंपनी फाइनेंसेस का बिज़नेस करने लग जाती है उसके साथ में बेसिकली, राइट? तो वो कंपनी के स्कोप में नहीं है। तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, अल्ट्रा वाइज होगा। चाहे 100% शेयर होल्डर एग्री कर लें, तो भी वो कंपनी के एमओएम को सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। सुपरसीड मतलब वो रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई मतलब क्या होता है, एक बार आपका बेटा कोई, मान लो से एग्जांपल, आप फादर हो, आपका बेटा कोई काम कराया, अब बाद में जाके लॉस कराया, तो बैंक को हम ये कहते हैं ना, चलो हम पे कर देते हैं, हम पे कर देते हैं और आप ये वाला काम हटा लो। तो उसे रेटिफाई कहते हैं। एक बंदे ने गलती कर दी, हम उसकी चीज को रेटिफाई कर रहे हैं, राइट? तो वो भी अलाउड नहीं है। चाहे 100% यूनानिमस यूनानिमस डिसीजन भी ले लें शेयर होल्डर, तो भी यूनानिमस मतलब 100%, एक भी अगेंस्ट में नहीं है। तब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेमोरेंडम में लिखा है तो वो हटेगा नहीं, बेसिकली वो अल्ट्रा वायरेस ही, राइट? दूसरी चीज क्या करते हैं मेमोरेंडम, एनेबल शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर हु डील विद द कंपनी, ताकि कंपनी को कोई भी शेयर होल्डर या कंपनी के, ऑब्वियसली आप शेयर होल्डर या क्रेडिटर बनोगे, तो उसके मेमोरेंडम को पढ़ के पता चलता है, अच्छा ये कंपनी ये करती है, ओके, ताकि अगर वो कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे पता चल जाए कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है। इससे रिलेटेड हम केस स्टडी आगे देखेंगे, उसे हम करेंगे। लेट्स अभी गो हियर, राइट? तो अब हम आते हैं फिर, शेयर्स मस्ट नो द पर्पस फॉर विच, shareholder must know the purpose for which money is used by the company। कंपनी बेसिकली कोई इलीगल या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रही है। वैसे इलीगल होगी तो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, ऑब्वियस वाली बात है। बट आपका पैसा कहाँ यूज हो रहा है? मान लो आपको कह रखा है कंपनी रेलवेज में काम करती है और कंपनी जाके काम करने लगे, किसी गोल्फ कोर्स बनाने लगे या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने लगे, और आपके बुक्स में क्या लिखा हुआ था मेमोरेंडम में कि कंपनी रेलवे बनाने का काम करेगी, तो आप उसके डायरेक्टर्स को स्यू कर सकते हो, राइट? आपका पैसा कहाँ रिस्क पे लगा हुआ है, इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता चले, अच्छा कंपनी यही बिजनेस करेगी, कल को ऐसा ना हो पैसा किसी और चीज के लिए लिया शेयर होल्डर से और कर कोई और बिजनेस रही है। सो दैट्स व्हाई ये बेसिकली बताता है कि कंपनी का पैसा कहाँ लगेगा, राइट? कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। कंपनी बाद में ये ना कहे कि यार मैं तो मेमोरेंडम में तो ये नहीं लिखा था यार, मैं तो ये नहीं करती हूँ, मैं तो वो नहीं करती हूँ। तो इस केस में इन्होंने बोला कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, हाउएवर नेसेसिटी फॉर डिपार्चर, if it does so, it would be a ultra vires and void for the company। पहली बात तो कंपनी को मेमोरेंडम से डिपार्ट करना ही नहीं। अब मान लो गलती से अगर कर भी दिया ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट और बाद में आया कि यार ये तो कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया था और ये गलती से हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वॉइड मतलब पहले से ही खराब, राइट? अब आप बेसिकली कहोगे सर मेमोरेंडम बनाने के बेसिकली हम फॉर्मेट कहाँ से लाएँ? तो बेसिकली ABCDE शेड्यूल 1 के अंदर हैं, जिसके अंदर बेसिकली मेमोरेंडम का परफॉर्मा दे रखा है। ए वाला टेबल किसके लिए यूज़ होता है? कंपनी बाय शेयर्स के लिए। दूसरा वाला यूज़ होता है कंपनी गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तीसरा कंपनी गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, चौथा अनलिमिटेड कंपनी और लास्ट अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 5 बेसिकली आपके टेबल्स हैं जिनको आप डायरेक्टली उठाओ, परफॉर्मा बने होते यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। अगर चेंजेस करने हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो आप उनके अंदर चेंजेस कर सकते हो और फिर फाइल कर लो बेसिकली उनको। बट अगर आपको चेंजेस नहीं करने, तो आप ये बने-बनाए होते हैं, सेम फॉर्मेट होता है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टेबल ए, ये आपको 1 नंबर में या वैसे करके पूछ सकता है, ये कभी भी आ सकता है। तो टेबल ए बेसिकली एमओए लिमिटेड बाय शेयर्स, बी
बिना गारंटी वाली कंपनी बिना शेयर कैपिटल के, थर्ड गारंटी वाली कंपनी विद शेयर कैपिटल के, ऐसी चौथी अनलिमिटेड कंपनी और चौथी अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, राइट? ये हमारा बेसिकली हो गया। तो पहले नॉट, फिर विद शेयर कैपिटल, फिर अनलिमिटेड और फिर विद शेयर कैपिटल। ए बी सी डी ई हो गया, राइट? तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल must be classified, must be a close model forms as possible. Obviously ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आर्टिकल्स में अलग हो और एमओए में अलग हो और एओए में अलग हो, तो ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, right? इस केस में अब आता है बेसिकली व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। कंटेंट्स मतलब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम, या व्हाट आर द पॉइंटर्स ऑफ द मेमोरेंडम, व्हाट इज कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा होता है लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा होता है कैपिटल क्लॉज, छठा होता है एसोसिएशन क्लॉज एंड सातवां होता है सक्सेशन क्लॉज। हम एक-एक करके सारे क्लॉजेस पढ़ेंगे। पहले ध्यान रखते हैं नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम होता है, ऑब्वियसली नाम से रिलेटेड होता है। रजिस्टर्ड क्लॉज कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में होता है कंपनी क्या काम करती है, राइट? लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज ये बताती है कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, क्या है। कैपिटल क्लॉज में वही सारी चीजें मेंशन होती है। एसोसिएशन, एसोसिएशन क्लॉज और सक्सेशन क्लॉज हम आगे बेसिकली कैप्चर करेंगे, जब मैं समझाऊंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। आते हैं नेम क्लॉज में। नेम इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड विद द वर्ड लिमिटेड, ऑब्वियसली कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड लगाएगी, और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। ये तो हमें सबको पता होता है। ओपीसी होती है तो वन पर्सन कंपनी लगाएगी, ऑब्वियसली ये हमने सब पढ़ रखा है, अब सब पढ़ रखा है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो क्या कर लगाएगी, लिमिटेड वर्ड लगाएगी अपने नाम के आगे, राइट? एंड दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए बेसिकली हमने पढ़ रखी है कुछ ग्रांट्स वाली, बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक जिसे को बोलते हैं ना, एक नोबल क्लॉज के लिए बनाई गई कंपनीज होती हैं, राइट? ओल्ड एज ये सब उनके लिए बनाई हुई होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको कंपनीज का फॉर्म दे दिया जाता है, तो उनके ऊपर ये सेक्शन 8 अप्लाई नहीं होता। तो नेम क्लॉज हमारी हो गई कंप्लीट। नेम क्लॉज के अंदर वही है, आपका नाम बेसिकली का नाम क्या होगा, नाम से रिलेटेड सारा नेम क्लॉज के अंदर मेंशन्ड होता है, राइट? अब आता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है, आप जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हो वो बेसिकली आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर आएगा। जैसे आप यूपी के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो सिन नंबर में देखा है ना आपका स्टेट आता है, तो स्टेट का बेसिकली मेंशन हो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कंपनी क्या काम करेगी, प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, किस काम को करने के लिए, ऑब्जेक्ट किस काम को करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया गया है, वो बेसिकली कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गई। इन फर्दरेंस देयरऑफ इस कंपनी हैज चेंज इज एक्टिविटीज, अगर आपको कोई एक्टिविटीज आपने चेंज कर दी है which are not reflected in its name obviously, तो आपको आर्टिकल्स को 6 महीने के अंदर चेंज ऑफ एक्टिविटी के बेसिकली करा लेना चाहिए जब आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी। तो आप बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल में थे, अब आप कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस करने लगे हो, तो आपके एमओए पढ़ के तो किसी को लगेगा ना टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हो। तो जब आपने बिजनेस की लाइन चेंज करी उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको बेसिकली रजिस्ट्रार को जाके मेमोरेंडम में चेंजेस करा लेंगे, राइट? तो यहाँ पे आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर वेदर लिमिटेड और अनलिमिटेड आल्सो स्टेट, वही मैंने आपको बताया लायबिलिटी क्लॉज में क्या होगा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट, और अगर बाय गारंटी है तो वाइंड अप के केस में जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करनी होगी वो बेसिकली अमाउंट ऑफ गारंटी। टू एसेट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अब ये बात बहुत समझने वाली है। ये मैंने जो 2 स्टार्स लगाए हैं, पहले हमने केस में क्या पढ़ा? अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसकी अमाउंट कितनी होती है? ₹10 का शेयर है, ₹10 के लिए लायबल है। 10 में से उन्होंने ₹7 माँगे, मान लो 3 माँगे ही नहीं। तो आप कितने के लिए लायबल हो? कॉल्ड अप अमाउंट के लिए कितनी अमाउंट है? 7। अब मान लो आपने 5 दे दी, 2 नहीं दी, तो 2 जब आप दोगे, 2 के लिए लायबल हो आप।
₹10 से ज़्यादा आप कभी भी लायबल नहीं हो सकते, वो मैक्सिमम अमाउंट है लायबल, ठीक? तो और अगर गारंटी कंपनी केस है, तो गारंटी केस में जितनी आपने गारंटी ली है कंपनी के वाइंडिंग अप पे वो मानी जाएगी। बट to the asset of the company in the event of winding up, he shall be a member or he is a member or within 1 year after he ceases to be member before winding up for the payment or debt contracted before he ceases to be a member. इसका मतलब क्या है सर? ये थोड़ा सा समझाना, ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखो सीधा मतलब है, अगर इस अभी आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो आपको अभी तो पे करना ही करना है। अभी वाले शेयर होल्डर तो लायबल होंगे ही होंगे। कंपनीज एक्ट ने एक क्या करा है, कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, कंपनी बिकने वाली होती है, मतलब कंपनी डूबने वाली होती है, तो वो क्या करते हैं, शेयर्स उठा के किसी और को बेच देते हैं। उस केस में क्या करा गया कि लायबिलिटी सिर्फ करंट शेयर होल्डर्स की नहीं, जो 1 साल पुराने तक अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो भी लायबल होते हैं। केस में अगर आपने 1 साल पहले तक बिज़नेस करा हुआ है कंपनी के मतलब आपने शेयर होल्डिंग खरीदी है, तो पास्ट शेयर होल्डर्स भी लायबल होते हैं, राइट? और शेयर होल्डर्स कंपनी की जो भी कॉस्ट, चार्जेस या एक्सपेंस वाइंडिंग अप के लिए कंपनी होगी, उसके लिए तो लायबल होंगे ही होंगे। तो उनकी तो पहली कंट्रीब्यूशन में पहली पेमेंट होती है, तो हमें पता ही है। आउटसाइडर की लायबिलिटी पहले पे ऑफ होती है, तो यहाँ पे यही बोला गया कि लायबिलिटी क्लॉज़ में बेसिकली यही बोला गया, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनपेड अमाउंट के बराबर, राइट? अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी अमाउंट वाइंडिंग अप के केस में इसी की लायबिलिटी आएगी, पहले इसकी लायबिलिटी आएगी। और अगर कोई मेंबर 1 साल 1 साल पहले तक का मेंबर है, अगर मेंबर बना हुआ था, तो वो कंपनी के डेब्ट्स और लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, राइट? सर मगर कितनी अमाउंट के लिए? वो भी बेटा लिमिटेड अमाउंट के लिए। अगर कंपनी बाय शेयर्स है तो शेयर के अमाउंट के लिए, और कंपनी बाय गारंटी है तो गारंटी अमाउंट के लिए, राइट? अब आते हैं, फिर आता है हमारा कैपिटल क्लॉज़। सर ये कैपिटल क्लॉज़ के अंदर क्या आता है हमारा? कैपिटल क्लॉज़ है अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इंटू फिक्स्ड अमाउंट एंड द नंबर ऑफ शेयर विद द सब्सक्राइब। ऑब्वियसली कैपिटल क्लॉज के अंदर मैंने बता रखा है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मेन होती है, फिर उसमें से हम इश्यूड शेयर कैपिटल कर लेते हैं। तो जो आपको एक शेयर के अगेंस्ट में पैसा देना है, वो शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर आता है। दिस क्लॉज विल नॉट अप्लाई टू कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये कंपनी ऑब्वियसली शेयर कैपिटल वाली कंपनी के ऊपर ही अप्लाई होती है कैपिटल क्लॉज। बेसिकली अगर मैं इसमें कुछ ना कहूँ, तो आपने की शेयर कैपिटल सब्सक्राइब के लिए दे रखी है और आपकी नॉमिनल अमाउंट क्या है शेयर्स की, वो इसके अंदर मेंशन है। फिर आता है एसोसिएशन क्लॉज़। एसोसिएशन क्लॉज़ मैंने जैसे आपको बोला था ऊपर भी अभी मैं समझाऊँगा। जब आप जिसके अंदर डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर की डिटेल्स देते हो, वो हमारा बेसिकली क्या कहलाता है? एसोसिएशन क्लॉज़। Every subscriber to memorandum shall take at least one share and shall write against his name the number of the shares taken in the company. बेसिकली उन्होंने क्या रखा है, एमओए के केस में अगर आप सब्सक्राइबर हो, आपको कंपनी का एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि आप कंपनी को बना रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो कंपनी का एक शेयर तो आपने परचेज करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द सब्सक्राइबर के साथ में वो जाता है। और अगर 1 पर्सन कंपनी है, तो ऐसे केस में हमारे को क्या करना पड़ता है, 1 पर्सन कंपनी केस में हमें एक नॉमिनी बनाना पड़ता है, जो कि इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर के केस में वो लायबल हो जाएगा कंपनी के लिए, लाइक वो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो बेसिकली एसोसिएशन क्लॉज़ के अंदर हमारा ये हो गया। तो अभी तक हमारे सारे क्लॉज़ेस को हम एक बार फटाफट से रिवाइज़ करते हैं। नेम क्लॉज़ के अंदर क्या है? नेम के अंदर हमने ये बताया कि हर एक कंपनी नेम क्लॉज़ के अंदर अपना नेम रखेगी। नेम अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाएगी। 1 पर्सन कंपनी है तो लिमिटेड लगाएगी, गवर्नमेंट कंपनी है तो भी लिमिटेड लगाएगी। गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं लगाती, ध्यान रखना मेरी बात। और सेक्शन 8 के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन वो अवेलेबल है, वो हमारा बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी फॉर व्हिच कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, जिस काम को करने के लिए कंपनी बनाई गई है, वो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर है, वो क्या रहेगा? वो बेसिकली लायबिलिटी क्लॉज बताता है। कैपिटल क्लॉज सिर्फ उन्हीं कंपनी के केस में एप्लीकेबल होता है जिसमें कंपनी
कि कैपिटल शेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। गारंटी कंपनी के ऊपर कैपिटल क्लॉज नहीं लगता। ये बेसिकली बताता है कंपनी की ऑथराइज कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी होगी, वो बेसिकली मेंशन्ड होता है इसके अंदर। और लास्ट होता है, अभी सेकंड लास्ट है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में हर एक जो भी सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का, वो बेसिकली साइन करेगा और हर एक ये मेन कर दिया गया एटलीस्ट सब्सक्राइबर एक शेयर लेगा कंपनी का उस केस में। और ओपीसी के केस में एक सब्सक्राइबर की डेथ में अगर कोई पर्सन, जो दूसरा पर्सन है, वो बेसिकली मेन पर्सन बन जाएगा, राइट? नॉमिनी बेसिकली मेन पर्सन बन जाएगा। अब आते हैं, ये हमारे 6 क्लॉज हो गए बेसिकली, राइट? अब एक आता है हमारा सक्सेशन क्लॉज। सक्सेशन क्लॉज बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके लिए हम अलग से देख लेंगे। अभी हम कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। पॉइंटर्स क्या हैं, जो मैंने ये क्या लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं? मेमोरेंडम मस्ट बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर consequently signed by at least 7 members in case of public company, obviously 7 मेंबर बनाएंगे, और 2 पर्सन इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ओपीसी के केस में 1 पर्सन, एटलीस्ट 1 विटनेस होगा। विटनेस तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। हु विल अटेस्ट द सिग्नेचर, कंपनी के मेमोरेंडम को साइन कर देंगे। Company being a legal person can, through its agent, subscriber to memorandum, how can be a legal person through its agent subscribe. However, minor cannot be signatory. नहीं होगा signatory. He is not competent. Obviously, guardian of a member who subscribe will be deemed to be the subscriber in his personal capacity. अगर किसी माइनर को शेयर दिए गए हैं, माइनर के नाम से शेयर परचेस करे गए हैं, तो उसका जो गारंटर होगा वो बेसिकली सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी कहलाएगा, राइट? आगे आता है एमओए। एमओए क्या होता है बेसिकली? एमओए कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर मेमोरेंडम बनाते समय ही हमें पता चल जाए कि बेसिकली मेमोरेंडम के अंदर कोई बात गलत है, तो वो मेमोरेंडम के लिए वैलिड नहीं है। वो बेसिकली मना कर सकते हैं उस एमओए को रजिस्टर करने के लिए। वो बोलेंगे पहले उसे क्लॉज को चेंज करो, और मेमोरेंडम हमेशा एक्ट के मतलब बेसिकली साथ चलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मेमोरेंडम कंपनी के अगेंस्ट में हुआ, तो मेमोरेंडम अगर कंपनी के अगेंस्ट, अगर एक्ट के अगेंस्ट में हुआ, तो वो अल्ट्रा वायरीज हो जाएंगे। वो मेमोरेंडम ही अल्ट्रा वायरीज हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, मेमोरेंडम ही वॉइड हो जाएंगे। इसका अक्सर कैसे चलता है? पहले एक्ट चलता है, पहले एक्ट आएगा, एक्ट के प्रोविजंस आएंगे, फिर एमओए आएगा, फिर एओए आएगा, फिर रेगुलेटरी या कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे बेसिकली। मेरी बात ढंग से समझ। सर ये क्यों हम पढ़ रहे हैं बेसिकली? देखो, हमारे पास एक बार यहाँ पे देखो, हमारे पास कंपनी के एक एमओए है और एक एओए है। बात ढंग से समझना, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक्ट, तो यहाँ पे अदर रूल्स और रेगुलेशंस हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का। पहली बात, मेमोरेंडम एक्ट के ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई एक्ट के ऊपर जा रहे हैं बेसिकली मेमोरेंडम, वो गलत है। ऐसे ही एओए एमओए के हिसाब से होने चाहिए। अगर कोई चीज एमओए में लिखी है जो एओए में अगेंस्ट है, तो किसकी बात मानी जाएगी? एमओए की। ऐसे ही एमओए में कोई बात गलत लिखी है, किसकी बात मानी जाएगी? एक्ट की। तो ये बेसिकली हमारा लाइन है, कैसे बनना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कर लिया जो एओए और एमओए के अगेंस्ट में है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वो अलाउड नहीं होगा, राइट? देयरफॉर हमने बेसिकली ये वो बनाया कि पहले एक्ट लगेगा, फिर एमओए, फिर एओए, फिर रेगुलेशंस या फिर कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने बेसिकली बना दिया। तो यहां तक हमारा मेमोरेंडम का बेसिकली वो खत्म हो जाता है, राइट? अब इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, राइट? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसके वर्ड, जहां पे वहां पे क्या था वर्ड? चार्टर। यहाँ पे क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन
मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि इंटरनल कंपनी के अफेयर्स कैसे चलेंगे। जैसे घर के अंदर, जैसे आपने एक सीरियल देखा होगा बिग बॉस। बिग बॉस में क्या होता है कि भैया एक बंदा खाना बनाएगा, एक बंदे की खाने की ड्यूटी है, किसकी ये ड्यूटी है। तो वो जो ड्यूटी डिसाइड हो रही है, शेयर होल्डर की क्या ड्यूटी है, डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है, कंपनी कैसे मैनेज करेगी, कंपनी कितने ऑफिस आवर्स में काम करेगी, कंपनी कब ये करेगी, ये सारी चीजें, आप कितनी भी चीजें इंटरनल रेगुलेटरी से रिलेटेड आप अपने उसमें डाल सकते। आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट ऑफ अ सब्सिडरी टू एसोसिएट मेमोरेंडम। एमओए का बेसिकली सब्सिडरी होती है। सारी चीजें एमओए में आप कैप्चर नहीं कर सकते, आपको टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने कहा इट प्रोवाइड्स द मोर मोड एंड फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी कैरिड ऑन। देखो, अभी आपने पहले सोचा कि मैं रेलवे की कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करूंगा, कब करूंगा, किस एरिया में करूंगा, किस टाइम करूंगा, क्या हमारे ऑफिस आवर्स रहेंगे, हमारे डायरेक्टर्स क्या करेंगे, हमारे डायरेक्टर्स के पास कितनी बोरिंग पावर है, हमारे शेयर होल्डर्स के पास कितने राइट्स है, बेसिकली हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेगी, ये सारे क्लॉजेस बेसिकली हमारे आर्टिकल्स में लिखे हो, राइट। तो द डॉक्यूमेंट containing the articles of association is the business document, basically business document है, right, and hence it is constitute construed strictly, basically ये followed होना चाहिए, apply होना चाहिए। it regulates the domestic management of company and create certain rights and obligation between the members and the company। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में बेसिकली ये एक रूल्स और रेगुलेशंस की बुक है। अब मेरी बात ध्यान रखना, अब आपको एओए और एमओए सेम लगने लगेगा। एमओए में क्या है, रूल बुक है, चार्टर है। ये क्या है, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे इंटरनली फॉलो होंगे। एमओए बाहर वालों को बताने के लिए होता है कि बाहर वाले हमारे से जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो उन्हें पता हो कि हम क्या बिजनेस करते हैं, हम कौन सी कंपनी है, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नाम से ही पता चल जाएगा उन्हें। जैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज से उन्हें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है वो पता चल जाएगा कि कंपनी बिलोंग कहाँ की करती है, दिल्ली की है, मतलब उत्तर प्रदेश की है, कर्नाटक की है, कहीं और की है, वो बेसिकली उसके अंदर मेंशन है। अब एओए के अंदर क्या है, हम इंटरनली कैसे काम करेंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, शेयर होल्डर क्या करेंगे, डायरेक्टर क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स की क्या पावर है, डायरेक्टर की क्या पावर है, वो सारी पावर्स हमारी बेसिकली एमओए में, सॉरी एओए में होती है, राइट। इसमें क्या है, articles are bylaws of the company according to which the director and other officers are required to perform their function as regard to the management accounts and audit। Articles are the bylaws of the company, internal rules and regulation, internal affairs को चलाने के लिए। It is the subsidiary to the MOA। MOA आपको ओवरऑल बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। ये सारे वर्ड्स जब आप यूज करने लगेंगे तो आपका आर्टिकल्स का काम हो जाएगा, राइट। हम केस लॉज देखेंगे, उसके अंदर मैं और अच्छे से बता दूंगा, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि आर्टिकल्स क्या है, राइट। इतना आप लिख दोगे देन इट्स मोर देन इनफ। अब आते हैं कंटेंट्स और मॉडल ऑफ आर्टिकल्स, सेक्शन 5। बेसिकली article contains the rules and regulation of the management, inclusion of matter, also such matters are subscribed under the rules, also includes additional matter as necessary considered for the management of the company। आप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए जो भी रूल्स बनाना चाहते हो इंटरनली मैनेज करने के लिए, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दो। कंट्रेन दी प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट मतलब articles may contain the provisions of entrenchment to effect the specified provisions of the articles may be altered only if the condition or the procedure which are more restrictive than the special resolution are met or compliant with। बेसिकली क्या होता है, देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। आर्टिकल्स का कंटेंट क्या होता है, कंटेंट के अंदर आपके बेसिकली क्या होता है, कंपनी एक तरह से रेगुलेट कर रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या बोला गया है कि डायरेक्टर्स बोरिंग कर सकते हैं।
अब शेयर होल्डर्स अगर सारे डायरेक्टर्स को पावर दे देंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, एओए में डाल दो। अगर 1 करोड़ से ऊपर का लोन लेना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तभी डायरेक्टर लोन ले सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरनल पावर्स हैं। तो जब भी कंपनी की इंटरनल पावर्स के ऊपर चीज आएगी तो वो एओए में देखी जाएगी, राइट। उसी हिसाब से मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एनरिचमेंट प्रोविजन। एनरिचमेंट प्रोविजन होते क्या हैं, एनरिचमेंट प्रोविजन होते हैं जब आप किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए थोड़े से हार्ड रूल्स लगा देते हो ना, तो उसे एनरिचमेंट प्रोविजंस कहते हैं, जिससे कि कंपनी का बेंचमार्क अपलिफ्ट हो जाए, कॉर्पोरेट जो आपका कॉर्पोरेट मतलब गवर्नेंस है बढ़ जाए उससे। जैसे कि नॉर्मली डायरेक्टर्स कंपनी की वो करते हैं, अब कंपनी को रेगुलेट डायरेक्टर करते हैं, शेयर होल्डर का इंटरवेंशन नहीं है, डेली इंटरवेंशन नहीं कर सकते। बट शेयर होल्डर ने क्या कहा, कोई बड़े डिसीजन लोगे तब हमें बुलाना। तो बड़े डिसीजन के केस में हमने क्या बोल रखा है कि शेयर होल्डर की कंकरेंस लगेगी। ऐसे रूल्स जब बनते हैं तो उन्हें एनरिचमेंट प्रोविजंस कहते हैं, राइट। तो वहीं पे ये चीज समझाई गई है कि आर्टिकल्स को ऑल्टर करा जा सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा आर्टिकल्स को बेसिकली ऑल्टर करा जा सकता है, राइट। फिर आता है मेड आइदर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एग्रीड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ऑब्वियसली मैंने आपको ये पहले से ही बता दिया तो उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मगर ध्यान रखना, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो ऑल मेंबर्स की कंकरेंस होगी, और अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा आर्टिकल को अमेंड कराया जा सकता है। सर स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, 75% एंड अबव हाँ करने चाहिए। 50% हाँ करेंगे वो वाला नहीं, 50 से ऊपर तो नॉर्मल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है। नोटिस टू रजिस्ट्रार, अगर आप कोई एनरिचमेंट प्रोविजंस कर बना रहे हो तो आपको ये रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, यही वो लिखा हुआ है। अब इसके भी फॉर्म वही होते हैं, FGHIJ शेड्यूल 1 के अंदर है, बेसिकली वही आप अडॉप्ट कर सकते हो, सेम तरह से होंगे। कंपनी में अडॉप्ट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेंट इन द मॉडल, आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही फॉलो कर सकते हो जो है, और अगर आपको कुछ एक्सक्लूड करना है तो वो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, और आपने कोई स्पेशली रूल इंक्लूड करना है तो वो आप भी इंक्लूड कर सकते हो। Company registered after commencement of this act. If a registered article do not exclude or modify the regulation contained in the model article, the regulation applicable to such company shall apply in same manner as were applicable if it is duly registered of the Companies Act. Basically इसमें यही लिखा गया है कि अगर कंपनी ने मान लो आज आर्टिकल्स बनाए, कल को लॉ में कुछ चेंज आ गया, तो आर्टिकल्स की कंपनी को उसी हिसाब से आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा, राइट। मतलब अगर कोई चीज एक्ट और एओए में कॉन्ट्रेरी है तो आपके एक्ट प्रिवेल करेगा एओए के ऊपर। वो मैंने चार्ट बना दिया था, पहले एक्ट आता है, फिर एमओए, फिर एओए, और फिर कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, राइट। तो यहां पर हमारा बेसिकली एओए खत्म हो गया है। एओए के और एमओए के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा आते हैं। हमें 4 डिफरेंस याद करने हैं। क्या डिफरेंस है? पहली बात आती है ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट था बेसिकली दीज आर द चार्टर्स ऑफ द कंपनी, वो है रूल एंड रेगुलेशन, इंटरनली कंपनी मैनेज कैसे होगी। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, और ये क्या है, रूल्स और रेगुलेशन है, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया। दूसरा रिलेशनशिप, मेमोरेंडम डिफाइंड द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड। मैंने दोबारा यही बताया था, बाहर वालों को के साथ कंपनी कैसे रहेगी, बाहर वालों के लिए कंपनी क्या है वो डिफाइन करता है। आर्टिकल डिफाइन करते हैं इंटरनल कंपनी और कंपनी के मेंबर्स की रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। तीसरा, एमओए कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। आर्टिकल तभी अमेंड हो सकते हैं अगर मैनर प्रोवाइड इन द एक्ट है, मगर एओए स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ऑल्टर करे जा सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है।
इन मोस्ट केस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल चाहिए होती है एमओए के केस में, वो मैंने आपको बता दिया। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एमओए अमेंड नहीं हो सकते, मगर कोई स्पेशल वो आया तो आप बेसिकली करा सकते हो। जैसे मैंने आपको स्पेशल केस क्या बताया था, आप पहले रेलवे बनाने का बिजनेस करते थे, रेलवे की पटरी वगैरह का, अब आप फाइनेंसेस के बिजनेस में चले गए, तो फिर कोई और आपका पर्सन दिखेगा, तो आपको चेंज ऑफ एक्टिविटी करानी पड़ेगी, वो मेमोरेंडम के अंदर करानी पड़ेगी, राइट? तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली और चौथी चीज़ है अल्ट्रा वायरेस। अगर कोई चीज़ अल्ट्रा वायरेस है एमओए के, तो वो वॉइड है, ध्यान रखना। बट चाहे 100% शेयर होल्डर अनोनिमस अ कंसेंट दे दें अपनी, फिर भी वो अल्ट्रा वायरेस हम करेक्ट नहीं करा सकते। एमओए देखो, बेसिकली कोई चीज़ एमओए के कॉन्ट्ररी थी। 100% शेयर होल्डर्स ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कर लो, नहीं कर सकते। एमओए के अगेंस्ट में कोई चीज है वो अल्ट्रा वायरेस है, वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड है, नहीं कर सकते। बट अगर कोई चीज एओए के अगेंस्ट है, तो उसे बियॉन्ड द पावर ऑफ एओए है, तो बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन देकर हम कर सकते हैं रेटिफाई, शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर सकते हैं, मगर वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब बेसिकली रूल बन गया, एमओए के अगेंस्ट है अल्ट्रा वायरेस, वॉइड एब इनिशियो, नहीं हो सकता। अगर एओए के अगेंस्ट है बट एमओए के अगेंस्ट नहीं है, तो आप रेटिफाई करा सकते हो शेयर होल्डर से और आर्टिकल्स को अमेंड करा सकते हो, राइट? तो ये बेसिकली 4 हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे याद कैसे होंगे बेसिकली वो देखते हैं। याद ऐसे होंगे, पहला आता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है ओ आर ए यू, हमारे को इसकी एब्रीविएशन याद रखनी है, ओ आर ए यू। ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, आर फॉर रिलेशनशिप, किसके किसके साथ में, ए से ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन कब कैसे कर सकते हैं, इसका कर ही नहीं सकते, इसका कर सकते हैं। और पांच चौथा आता है अल्ट्रा वायरेस, अल्ट्रा वायरेस, ये अल्ट्रा वायरेस है और ये वो है। तो ये हमारे बेसिकली एमओए और एओए के बीच में डिफरेंस होगा, राइट? अब आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरेस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरेस मींस मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब देखो बेसिकली मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पता है हमारे को, it is open for public for inspection, therefore when a person deal with the company is deemed to know the powers of the company, if entering into a transaction which is ultra vires for company, you cannot enforce it। इसीलिए एमओए पब्लिक में अवेलेबल होता है, पब्लिक उसे पढ़ सकती है और बेसिकली कर सकती है। तो अगर कोई चीज एमओए के अगेंस्ट में है, तो वो अल्ट्रा वायरीज कहलाएगी। Impact of ultravirus. Impact of ultravirus is that company can neither be sued nor it can sue on it. Obviously, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के एमओए के अगेंस्ट में है, वो अल्ट्रा वायरेस है, वो वॉइड एब इनिशियो है, वो हमने बार बार पढ़ लिया है। इवन इफ सारे शेयर होल्डर मिलकर उन्हें रेटिफाई करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट और एंगेजमेंट इन अ ट्रेड और अ बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर है अगर उसकी, तो वो वॉइड है। तो इसके ऊपर अब एक केस स्टडी आती है। केस स्टडी हम बेसिकली चार्ट के थ्रू देखेंगे, राइट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरेस। बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरेस क्या है, अगर कोई चीज अल्ट्रावायरेस है, तो वो उस केस में हमारे को अलाउड नहीं होनी चाहिए, मतलब कंपनी को अलाउड होगी नहीं। सर ये हम कैसे पढ़ेंगे, हम बेसिकली एक केस लॉ 2 देखेंगे, राइट? हमारे पास एक केस लॉ है, तो हम फटाफट से देख लेते हैं। इस केस लॉ का सर नाम क्या है? केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरनी कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, अल्ट्रा वायरिस इवन इफ मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अप्रूव। इस केस में क्या हुआ था सर? इस केस में क्या हुआ था, एक एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड थी, बेसिकली जो रेलवे बनाने का बिजनेस करती थी, रेल की पटरियां ये सब बनाने का बिजनेस करती थी, ये कंपनी थी, राइट? अब इस कंपनी के पास मिस्टर रिची आए। रिची बहुत अमीर आदमी था, उसने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि भैया आपको मैं ना मेरे साथ फाइनेंसिस का, बेसिकली बेल्जियम में अपने एक अगर कोई कंपनी बनानी है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसके फाइनेंसिस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मुझसे आप कर लो, राइट? फाइनेंसिस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कोई भी
बेल्जियम में बेसिकली लाइन लाइन बनानी है, उसके अगेंस्ट में फाइनेंसेस आप प्रोवाइड करोगे। अब ये कंपनी किस बिज़नेस के अंदर है? ये तो रेलवे ट्रैक और ये सब बनाने के बिज़नेस में है। इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया आप फाइनेंसेस कंस्ट्रक्शन अगर कोई बेल्जियम में कोई होगी तो वो कराओगे। बाद में इस कंपनी को पता चला कि ये तो मेरे कंपनी के एमओए के अगेंस्ट में है। कंपनी के एमओए में तो लिखा है कंपनी रेलवे का काम करेगी, इसलिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिची को कहा कि भैया हम आपसे ये बिज़नेस नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट पहले एंटर कर लिया और फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट कह दिया कि अल्ट्रा वायरेस है, हम कर ही नहीं सकते। रिची ने कहा ठीक है भैया, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए भैया वो दे दो बेसिकली, पेनल्टी दे दो। तो उन्होंने क्या कहा इसको कि देखो जी हमारे मेमोरेंडम आप पढ़ लो, मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ है कि हम एक रेलवे बनाने वाली मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, मैकेनिकल इंजीनियर वाली कंपनी है, हम बेसिकली आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते। जब इसने इसे एमओए दिखाया तो उसने एमओए के अंदर क्या कहा, अरे आपके एमओए में तो लिखा है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, तो ये तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है फाइनेंस का। तो ऐसे केस में कहा गया है नहीं जी आप साथ में पढ़ो, एक्ट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेड इन कोल और मेटल्स। आप इसे नॉर्मल वे में नहीं पढ़ सकते, जनरल वे में नहीं पढ़ सकते, ये साथ में लिखा हुआ है, राइट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट हम कर ही नहीं सकते। हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाले कर सकते हैं, जो कि रेलवे या कैरेज के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अब रेलवे कैरेज करने के लिए हमें 100 कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, अलग-अलग, कहीं पटरी बिछानी है, कहीं किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है, यहाँ पे फाइनेंसेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं कहा गया। रिची इसके अगेंस्ट में हो गया, रिची कहने लगा नहीं जी आपके जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आपको करना पड़ेगा, राइट? और अगर आपका आप जो मुझे एमओए की वो दे रहे हो कि आपके एमओए के अगेंस्ट में अल्ट्रा वायरेस है, तो वो आपके अल्ट्रा वायरेस नहीं है। इन्होंने कह दिया कि भैया नहीं, हम बेसिकली ये अल्ट्रा वायरेस है। ये दोनों चले गए कोर्ट के पास। कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने इसके ऊपर क्या डिसीजन दिया होगा। अब देखो आपको पूरी केस स्टडी समझ में आई। अब आपको ये डिसाइड करना है कोर्ट क्या कहेगा। तो यहाँ पे आता है जजमेंट। जजमेंट में ये कहा गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने किसके फेवर में दिया, ये एशबरी के फेवर में दिया, मतलब कंपनी के फेवर में दिया, रिची के फेवर में नहीं दिया। उन्होंने कंपनी ने क्या कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एमओए के अगेंस्ट में अल्ट्रा वायरेस है, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, वॉइड एब इनिशियो है, ये सब वर्ड हमें पहले पता है, इसलिए वो कंपनी के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं हो सकते। इवन इफ सारे शेयर होल्डर हाँ कर दे तो भी अप्लाई नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी वैलिडेटेड। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर वहां तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। जनरल कॉन्ट्रैक्ट ना इन कंटेक्स्ट टू रेलवे लिखा हुआ था कि रेलवे करते वक्त अगर आपको कोई पेच लगाने हैं, कोई आपको मशीनरी बनानी है, कोई रेलवे ट्रैक बनाना है आपने, राइट, उसमें बजरी का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें आपको बेसिकली स्टोन्स का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसमें स्टोन्स होते हैं, ट्रेन बनाने से, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। आप फाइनेंसिस के बैंक वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। बैंक की तरह आप फाइनेंसिस प्रोवाइड करने वाले कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर अलाउड नहीं है। इसीलिए वहां से ये लीगल प्रिंसिपल बन गया कि अगर कोई चीज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरेस है तो वो अलाउड नहीं होगी बेसिकली। एक्ट बियॉन्ड एमओए इज नॉट अलाउड, और अगर करते हो तो वो वॉइड एब इनिशियो है, वो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं होता। मेरी वो वाली चीज ध्यान रखना। एमओए बेसिकली चार्टर्स ऑफ द कंपनी होते हैं और चार्टर्स के स्कोप डिफाइन करता है, कंपनी क्या काम करेगी वो डिफाइन करता है। इवन बाद में इस केस में क्या हुआ था, रिची गया सारे शेयर होल्डर्स के पास और उन्होंने फायदा बताया सारे शेयर होल्डर को कि कंपनी को सारा बेनिफिट होगा, ये वो सारे शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया, चलो भाई हमें तो करना है कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कंपनी के अल्ट्रा वायरेस है, चाहे एमओए के अगेंस्ट है। तब भी कोर्ट ने क्या कहा, आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ये लीगली लिमिट करता है कंपनी को कि कंपनी कितने से बेसिकली वो करेगी, राइट। तो ये हमारा बेसिकली लीड होता है केस स्टडी, राइट। अब इस केस स्टडी को मैंने आपको उस फॉर्म में बता दिया। अगर आपको यहाँ से पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वैसे मैंने वहां पे ज्यादा अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे हम बस एक बार कंक्लूजन अगर हमें पढ़ना है तो हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इवन इफ, वही वाला वर्ड लिखा हुआ है कि इवन इफ approval could not be validated, ultra vires contract can never be binding on the company. It cannot become intra vires. अल्ट्रा वायरिस इंट्रा वायरिस नहीं बन सकते। वही मैंने बता दिया, चाहे सारे शेयर होल्डर मान जाए
एमओए को रिवाइज नहीं कर सकते हो। एमओए कब रिवाइज होंगे? एक स्पेशल सिचुएशन है, ट्रिब्यूनल और उसके पास जाना पड़ेगा, आरओसी के पास जाना पड़ेगा, तब आपका हो सकता है, राइट? वो भी स्पेशल केस है, ठीक है। तो हमारा ये बेसिकली हो गया। द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा कैन बी समड अप एज, बेसिकली हम जो बेसिकली ओवरऑल अल्ट्रा वायरिस की सिचुएशन है उसको सम अप कैसे कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? व्हेन अ एक्ट इज परफॉर्म्ड which though legally itself is not authorized by the object clause, अगर आपका बिजनेस नहीं है अलाउ कर रहा है, hence वो null and void होगा। ऑब्वियसली सारे शेयर होल्डर अनोनिमसली मिलकर भी कंसेंट दे देंगे तो वो नहीं होगा। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरीज द डायरेक्टर बाय बट इंट्रा वायरीज the company can ratify by the member of the company through a resolution, ordinary resolution pass in the general meeting। अब एक एक्ट है जो कि एमओए के अगेंस्ट में नहीं है, एओए के अगेंस्ट में है। जैसे कि एग्जांपल, आपके एओए में लिखा था कि 2 करोड़ से ऊपर का डायरेक्टर को लोन लेना है, तो डायरेक्टर को शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो बैंक के पास गया, बैंक से उसने 2 करोड़ का लोन, 2.5 करोड़ का लोन ले लिया। अब ये एक्ट में क्या हुआ, उस 2.5 करोड़ के लोन से कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी नया कॉन्ट्रैक्ट करी, कंपनी ने डिविडेंड भी कमाया। बाद में पता चला कि वो बेसिकली लोन बाद में निकल के आया कि यार ये लोन तो ले नहीं सकते थे। तो ऐसे केस में क्या है, अगर सारे शेयर होल्डर या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन डिपेंड अपॉन एमओए, एमओए में लिखा है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है तो ऑर्डिनरी, स्पेशल रिजोल्यूशन के केस में लिखा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। तो जो भी कंडीशन एक्ट के अंदर लिखी हुई है, अगर एमओए के विद इन है और एओए के बियॉन्ड है, तो शेयर होल्डर रेटिफाई करके उसे करेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो देयरफॉर इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है कि अगर कोई चीज एमओए के इंट्रावेरीज ऑफ द कंपनी है, कंपनी के एमओए के अल्ट्रावाइरीज है बट एओए के इंट्रावाइरीज है, इंट्रावाइरीज मतलब एओए के अंदर है, एमओए के अंदर है बट एओए के अंदर नहीं है, तो उसे डायरेक्टर रेटिफाई कर सकते हैं। इफ एनी एक्ट इज अल्ट्रा वायरीज बाय आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स के अल्ट्रा वायरीज है, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू बेसिकली आर्टिकल्स में चेंज करा सकते हैं। अगर आर्टिकल्स में आपने कोई चेंज करने तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू चेंज हो सकते हैं। एन एक्ट अल्ट्रा वायरीज द डायरेक्टर, अल्ट्रा वायरीज डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर को वो राइट नहीं दे रखे थे हमने, बट उसने वो परफॉर्म कर लिया, तो हम उसे रेटिफाई करा सकते हैं। मगर अगर कोई चीज एओए में लिखी है और वो अल्ट्रा वाइज थी एओए के, तो हम उसे बाद में रेटिफाई करा सकते हैं। नोट, इफ यू सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म एक्टिविटी और लेंट मनी, you cannot obtain payment, recover the money back if it is ultra vires। अगर आपने कंपनी को कोई गुड सर्विस, ये कहाँ होती है कंपनी गुड सर्विसेज, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होते हैं? एमओए के होते हैं। बाहर वाला बंदा कर रहा है तो उन्होंने क्या बोला, अगर बाद में निकला कि वो अल्ट्रा वायरीज है तो आपको नहीं मिलेगी, बट इन एडवांस मनी इज नॉट येट एक्सपेंस बाय द कंपनी, द लेंडर मे स्टॉप द कंपनी फ्रॉम parting it by means of an injunction order। As such, company does not becomes the owner of the property, the lender remains the owner, he can take back the property in it। देखो नॉर्मल रूल क्या होता है, नॉर्मल रूल ये होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या करा गया है, देखो आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, उसने आपने कंपनी ने आपसे मशीन ले ली, मशीन के अगेंस्ट में उसने काम करना स्टार्ट कर दिया आपकी मशीन, बाद में पता चला कि वो अल्ट्रा वायरीज है, कंपनी तो वो काम कर नहीं सकती, तो आप उस कंपनी से अपनी मशीन वापस ले सकते हो इंजेक्शन ऑर्डर करके, राइट? आपका पैसा अगर उसने यूज नहीं करा तो वो पैसा भी मांग सकते हो, बट नॉर्मली क्या वो अल्ट्रा वायरीज है? हाँ। क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं। जैसे ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ए रेलवे वाले में लाइन में था और इसने कॉन्ट्रैक्ट करा कि चलो हम ना फाइनेंसेस का बिजनेस करते हैं, तो जो फाइनेंसेस के बिजनेस के लिए रिची ने मान लो अगर 2 करोड़ रुपए ने दिया हो, तो रिची वो 2 करोड़ रुपए अगर इन्होंने खर्च नहीं करा तब तक वापस मांग सकता है, राइट? उसके ही पैसे। बट अगर कंपनी ने कुछ पोर्शन खर्च कर दिया तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, कंपनी इज नॉट लायबल। वो फिर उस हिसाब से चलेगा कि बेसिकली कंपनी इंजेक्शन ऑर्डर ऑर्डर करे, वो फ्रॉड करा, जो भी अगर फ्रॉड के थ्रू लिया है कंपनी ने तो वो कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। तो ऐसे केस में ही इन्होंने बेसिकली बोला, इफ अल्ट्रा वायरीज लोन हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग
लॉफुल डेप्ट, अगर आपके लॉफुल डेप्ट, कंपनी ने एक लोन लिया और वो लोन अल्ट्रा वायरिस था, then the lender stepped into the shoes of the debtor paid off and he would be entitled to recover his loan to the extent lawful। अगर आपने एक लोन लेकर 2 करोड़ का लोन ले लिया एक बैंक से और बाद में आपने अल्ट्रा वायरेस, पता चला कि बाद में अल्ट्रा वायरेस लोन था, तो जो बंदा आपके बिहाफ पे जो आपको लोन दे रहा है, आपने उससे किसी और का लोन पे ऑफ कर दिया, तो ये पर्सन वैसा ही बन जाएगा जैसे उस पर्सन का लोन था। If the ultra vires loan is not traceable, company is not liable, but the lender may sue the director for it। अगर वो अल्ट्रा वायरिस लोन है तो कंपनी लायबल नहीं है, मगर डायरेक्टर्स लायबल है, क्योंकि उन्हें तो पता था ना वो लायबल होंगे, राइट, उनका पैसा खर्च करना। तो यहां पर ही बेसिकली ये हमारे नोट्स के हिसाब से हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? एनी पर्सन में इंस्पेक्ट, मेक, रिकॉर्ड, कॉपी, एक्सट्रैक्ट एनी डॉक्यूमेंट केप्ट विद द रजिस्टर ऑन द पेमेंट एमओए और एओए व्हेन रजिस्टर्ड बिकम द रजिस्टर्ड पब्लिक एंड हेंस अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। बेसिकली आपकी कंपनी अगर लिमिटेड कंपनी है तो आप कंपनी के एओए एमओए मंगा सकते हो और उनसे बेसिकली पब्लिक डॉक्यूमेंट उन्हें वेरीफाई कर सकते हो किसी भी कंपनी की, कंपनी करती क्या है, उसका काम क्या है, राइट। आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी से, राइट। उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए बेसिकली आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कंपनी का ये बिजनेस है या नहीं है, राइट। उस बिजनेस के अंदर बेसिकली वो करते हैं। Therefore, it is the duty of every person dealing with the company. It is the duty of every person dealing with the company to inspect its document and make sure the contract are in conformity with the provisions of the Companies Act। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो करेक्ट है, कंपनी ऐसा तो नहीं कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रही, वैसे वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, बट स्टिल वो अपनी तरफ से चेक कर रहा है कि मेरे वाला बिजनेस है या नहीं है। बट वेदर अ पर्सन रीड देम और नॉट, it will be presumed that he has the knowledge of the content and also understand them in the true perspective of the document। This kind of presumption is implied is notice of constructive notice। बेसिकली क्या होता है, यही कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। क्या देखो, जनरल रूल क्या बोला जाता है, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसे सारे कंपनी के बिजनेस, सारे एमओए की नॉलेज है, कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है। टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज ही नोज एवरीथिंग, और ट्रू प्रोस्पेक्टिव में उसे पता है, उसने बेसिकली अगर उसे कहीं डाउट है तो उसने पूछ लिया है, राइट। ये माना जाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। अगर कंपनी के डॉक्यूमेंट पब्लिक में अवेलेबल है, आरओसी के पास अवेलेबल है, वहां से जाओ कंपनी के डॉक्यूमेंट पढ़ लो, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहलाता है। Thus, every person, if a person enters into a contract beyond the powers of the company or outside the powers of the director, cannot acquire any right under the contract against the company। बाद में वो अगर कोई चीज कंपनी के बियॉन्ड है, एमओए के बियॉन्ड है, और आप उससे जाके बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साथ, तो आप उसके लिए लायबल कंपनी को नहीं कर सकते हो। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है एमओए के लिए, कि भैया अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कर रहे हो और बाद में पता चलता है कि वो कंपनी के बियॉन्ड है, कंपनी के उसके बाहर है, तो उसे क्या कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आप बाद में कंपनी को लायबल नहीं कर सकते, आपका प्रिज्यूम्ड माना जाएगा कि आपको कंपनी का बेसिकली पता था कि ये कंपनी का ही ये कंपनी के लिए वॉइड था, ये कंपनी के लिए अल्ट्रा वायरिस था, और आप वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, और अगर आप कर लोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या तुर्कंद रूल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या तुर्कंद रूल क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इट इज एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मतलब
पहले जनरल रूल क्या कहा गया? जनरल रूल ये कहा गया कि भैया बाहर वाला अगर कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में पाया जाता है कि वो अल्ट्रा वायरस था, तो बाहर वाला लायबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ये सब चीज़ हमने बोल दी। बट एक्सेप्शन क्या है? मतलब बाहर वाला सही माना जाएगा और कंपनी उसके लिए लायबल हो जाएगी। वो बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है। बहुत आराम से समझना, ध्यान से समझना। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? एक बंदे को माना जाता है कि ये बंदा को सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट कंपनी, सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट एवरीथिंग, तो उसे माना जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मगर अगर एक पर्सन को बेसिकली मैनेजमेंट को या अगर एक पर्सन को हम एक्सेप्शन दे दें कि इसे एक्सेप्शन दे रहे हैं कि भैया हमें इसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल नहीं लगेगा, तो वो उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लायबल होती है। ढंग से बात समझना, ढंग से बात समझना। यहां पर डॉक्ट्राइन मैं वैसे दोबारा ले लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमारे ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी लायबल नहीं होगी, नॉट लायबल है। कौन लायबल होगा? जो पर्सन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वॉइड होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। बट इंडोर मैनेजमेंट में उल्टा कहा गया। क्या कहा गया कि देखो, वैसे तो हमने जनरल रूल ये बना दिया कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अगर कोई कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो कंपनी के सारे चीजें पढ़े और फिर करे, वरना हम अगर वो बिना पढ़े करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। बट इंडोर मैनेजमेंट ये कहता है कि भैया देखो, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स तो कंपनी खुद चला रही है। अगर कंपनी खुद अपने इंटरनल अफेयर्स चला रही है तो हम कैसे पहचाने कि कंपनी ने उन्हें कॉम्प्लाई करा है या नहीं करा है? तो अगर कोई चीज इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड है तो ये बाहर वाला पर्सन अज्यूम कर लेगा। इंडोर मैनेजमेंट का रूल क्या कहता है? बाहर वाला पर्सन अज्यूम कर लेगा कि कंपनी ने सारी कंडीशन फॉलो कर दी है, तभी वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहलाएगा। जैसे कि इसका मतलब एक्सेप्शन क्यों बन गया ये डॉक्ट्राइन में? वैसे जनरल रूल क्या बोला? जनरल रूल ये है भैया, जनरल रूल ये है कोई भी पर्सन बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉइड है। मगर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में ये बोला गया तुर्कंद रूल में। तुर्कंद रूल क्यों बोला गया मैं भी बताऊंगा, इससे रिलेटेड केस लॉ है जिसमें तुर्कंद आता है, इसलिए इसका नाम तुर्कंद रूल बोला गया है। इट It does not no sense means that outsider are deemed to have a notice of internal affairs of the company। अगर कंपनी के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड कोई चीज है और कंपनी ने वो कंप्लाई नहीं करी और बाद में आके कंपनी कहती है नहीं जी नहीं, ये तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले पूछना चाहिए था, नहीं, तो अलाउड नहीं है, तो कंपनी लायबल होगी। तो यहाँ केस में मैं आपको बेसिकली बोलूं, इन केसेस में अगर आप ढंग से देखो तो आपकी कंपनी लायबल होगी। इन केसेस में कंपनी लायबल होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में, राइट। अब इसके अंदर सर क्या है बेसिकली, if a if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all details and formalities for doing the act have been observed। वो सारी, अगर कंपनी के आर्टिकल्स या एमओए में कोई चीज लिखी है कि कंपनी को ये करना है, अब वो अंदर जाकर नहीं घुसकर देखेगा बंदा कि आपने, कंपनी ने वो करा है या नहीं करा है। तो बेसिकली मैं इसके बीच में एक चार्ट बनाऊंगा बाद में, पहले हम ये केस स्टडीज पढ़ लेते हैं। तो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर जो हमने केस पढ़ा वो बेसिकली हमारा कौन सा केस होगा? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, ये वाला एच बरी वाला। एच बरी वाला केस के अंदर क्या था कि भैया अगर कोई चीज अल्ट्रा वायरस है, बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उसे पहले ही सोच समझ के करना चाहिए था। वो अगर कंपनी के अगेंस्ट में है, कंपनी के उसने सब कुछ चीजें पढ़ी होंगी, तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि भैया कंपनी ये चीज करने के लिए लायबल है, कंपनी के अल्ट्रा वायरस था तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था। बट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि अगर कंपनी के एओए या एमओए में कोई चीज लिखी है कि ये पर्सन कंपनी करेगी, कंपनी कर लेगी,
करेगी ये वाली कंडीशन फॉलो, और बाद में निकलता है कि कंपनी ने करने के बाद वो कंडीशन फॉलो नहीं करी, तो ये कंपनी के इंटरनल अफेयर्स है। बाहर वाला पर्सन ये अज्यूम करेगा कि कंपनी ने ये चीज पूरी कर दी होगी। जैसे सर इस केस में क्या है, अब हमारा इसके ऊपर एक केस आता है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, तभी से इसका वर्ड बना था तुर्कन रूल। क्या है सर ये वाला, हम केस लॉ के थ्रू देख, यहाँ पे हमारा केस है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एओए के अगेंस्ट में। यहाँ पे क्या कहा है, एक बैंक था जिसका नाम था रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने हमारी कंपनी को एक लोन दिया, एक कंपनी को 2000 रुपए का, 2000 का लोन दिया। इसका एक डायरेक्टर था और एक सेक्रेटरी थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, राइट। और इस बंदे ने जब लोन दिया तो कंपनी बोरोड बेस्ड ऑन द बोर्ड रेजोल्यूशन साइंड बाय द डायरेक्टर एंड द सेक्रेटरी। और उसमें ये लिखा था कि बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा था कि कंपनी विल, इस बोर्ड रेजोल्यूशन के लिखा था कंपनी विल गेट इट रेटिफाइड फ्रॉम द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। ये इसके रेजोल्यूशन के अंदर लिखा हुआ। तो इस बंदे ने इनके बेसिस पे लोन दे दिया कि भैया डायरेक्टरों ने साइन करके मुझे दे दिया है, और उसके अंदर वो अपने बेसिकली असम्पशन लिखी हुई थी दैट वी विल कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ ये करके, या वी हैव कंप्लाइड विद द कंडीशन। और इन्होंने ये लोन ले लिया। बाद में कंपनी के शेयर होल्डर्स उठकर आ गए कि भैया ये ब्रिटिश बैंक का लोन वैलिड नहीं है। उन्होंने शेयर होल्डरों ने डिनाई कर दिया पे बैक करने के लिए। ये कहने लगे कि भैया डायरेक्टरों ने जो लोन लिया उसमें लिखा हुआ है एओए में साफ साफ कि अगर आपको शेयर होल्डर से बेसिकली लोन लेना है तो अमाउंट कितनी लेनी है, इसमें बेसिकली बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि वो डिसाइड करेंगे शेयर होल्डर्स। तो आपको हमारी परमिशन लेनी चाहिए थी वो अमाउंट डिसाइड करने के लिए। तो हम तो इस लोन के लिए लायबल नहीं है। ढंग से देखो, बेसिकली अंदर अंदर के लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपनी के जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखा कि हम जितनी अमाउंट होगी उतनी अमाउंट का शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लेंगे, राइट। और शेयर होल्डर्स के ने क्या इशू उठाया कि भैया जितनी अमाउंट के लिए परमिशन थी उससे ज्यादा अमाउंट के लिए उन्होंने बेसिकली लोन ले लिया है। तो इस केस में क्या कंपनी लायबल है इसके लिए? आंसर इज यस। बाहर वाले को कुछ नहीं पता भैया आपके इंटरनल अफेयर्स का, कंपनी इस केस में लायबल होगी। हाँ, कंपनी डायरेक्टर को लायबल कर सकती है कि भैया आपने ये एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि आपने कंडीशन क्यों नहीं फॉलो करी, उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ करो। बट एक बार कंपनी ने लोन ले लिया, बाद में कंपनी ये नहीं कह सकती कि भैया ये लोन डायरेक्टरों ने लिया है और हमने हमने तो कंडीशन फॉलो नहीं करी थी, नहीं। तो यहाँ पे केस में क्या कहा गया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कोर्ट हैज बेसिकली कंपनी इशूड द बॉन्ड वाज वैलिड एंड इनफोर्स, कंपनी ने जो बॉन्ड इशू करा रॉयल ब्रिटिश बैंक ने तो वो करा है, और वो रिकवर कर सकती है लोन कंपनी से। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ बैंक टू वेरीफाई इंटरनल प्रोसीजर कि कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया नहीं कराया, एओए में घुस के वो खुद नहीं देखेंगे। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, बाहर वाला बंदर बाहर ही खड़ा है, आप किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है वो झांक कर नहीं देख सकते हो। दैट्स व्हाई रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि हम अपने लोन के लिए कंपनी को लायबल करेंगे। हाँ, कंपनी, आपका क्वेश्चन होगा सर कंपनी डायरेक्टर ने कंडीशन नहीं फॉलो करी, डायरेक्टर इज लायबल बट कंपनी इज नॉट लायबल इवन दो कंपनी through its articles being a resolution to authorize borrowing. Even though company articles require a resolution authorized borrowing, court said that bank can assume that such resolution had been properly passed. अब भाई इंटरनली तुम अपना रेजोल्यूशन पास कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बेसिकली बैंक को थोड़ा ना पता होगा, राइट। तो लीगल प्रिंसिपल ये हुए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अगर कोई आउटसाइडर डील करता है और गुड फेथ में करता है डील, चोरी चकाटी की नियत से नहीं, फ्रॉड की नियत से नहीं, गुड फेथ में बोनाफाइड इंटेंशन से अगर वो करता है, और बाद में पता चलता है कि कंपनी ने कोई चीज इंटरनल रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, तो ऐसे केस में वो पर्सन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ले सकता है और बोलेगा कि कंपनी मेरे लोन के लिए लायबल है, राइट। तो सर हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो गया खत्म। अब सर इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है 3 केसेस एक्सेप्शन टू द इंडोर मैनेजमेंट। अब बात ढंग से देखो, पहला रूल डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या कहा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वाले में कहा कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, बाहर वालों के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, कंपनी लायबल नहीं होगी।
डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या कहा कि कंपनी के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके लिए कंपनी लायबल होगी अगर कंपनी ने वो रूल्स और रेगुलेशन इंटरनली फॉलो नहीं करे हैं। तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले केस में कंस्ट्रक्टिव वाले में कंपनी नॉट लायबल और इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लायबल। अब तीसरा केस आ गया एक्सेप्शन टू इंडोर मैनेजमेंट। इसका मतलब फिर दोबारा कंपनी नॉट लायबल, फिर दोबारा कंपनी नॉट लायबल। किस केस में सर? एक्सेप्शन, हमारे पास 3 एक्सेप्शन है टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। पहली एक्सेप्शन है हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट इनवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन टू इंडोर मैनेजमेंट रूल बेसिकली ये है। इस केस में क्या होता है, किस केस में सर, किन 3 केसों में बेसिकली होता है? ये बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एक्सेप्शन है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब इन 30 केस में कंपनी लायबल नहीं होगी अगर पहला केस है अगर इरेगुलरिटी का ये जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें खुद ही पता है पहले से ही, तो वो बाद में ये नहीं कह सकते कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्राइन। अगर आपको ये इनकंसिस्टेंसी का पहले ही पता था तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हम लायबल नहीं है इसके लिए, लायबल हो फिर। इसका मतलब उस केस में बाहर वालों को लायबल करा जाएगा और कंपनी लायबल नहीं होगी। दूसरा केस आता है सर फॉर सर्टिफिकेट। अगर कोई भी फॉर्जरी होती है तो वहां पर चाहे फॉर्जरी कितनी भी लेवल की हो, कोई बाहर का बंदा, जैसे मान लो मैं एक बंदा हूं, मैं कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट लेने गया, बाद में पता चला कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी ने मिलके कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट को फॉर्ज करा है, तो ऐसे केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। बाहर वाला कहेगा अरे मुझे क्या पता, डायरेक्टर, हाँ वो बाद में डायरेक्टर्स के ऊपर केस कर सकता है, बट शेयर सर्टिफिकेट उसे नहीं मिलेंगे। उसको उसका पैसा वापस मिल सकता है जो उन्होंने पैसा पे कर रखा है, वो डायरेक्टर को लायबल करेगा, वो सब करेगा। जो भी फॉर्जरी करता है फॉर्जरी के केस में केस होता है, बट वो कंपनी को लायबल कर सकता है क्या? आंसर इज नो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिकली सस्पिशन और डाउट। अगर कोई सस्पिशन या डाउट का केस है और आपको लग रहा था कि सस्पिशन है और आपने फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ऐसे केस में कंपनी लायबल नहीं होगी। जैसे पहले वाले केस के लिए मैंने आपको बताया, पहला वाला केस क्या है, एक कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी से लोन ले लिया, बाहर बाहर कंपनी को लोन दे दिया। लोन देते हुए कंपनी के एओए में लिखा था कि अगर 2 करोड़ से ऊपर का लोन है तो जनरल मीटिंग में रेटिफाई कराना पड़ेगा। वही पुराना वाला केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला, मगर इसका नाम चेंज हो जाएगा, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पे क्या बोला गया, ये मैं फिजिकली केस लॉ ही आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। केस लॉ के अंदर क्या है, हमारे कंपनी के एक वन ऑफ द डायरेक्टर थे हॉवर्ड, उन्होंने कंपनी थी पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसमें क्या हुआ, उसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि अगर आपको जनरल मीटिंग में कोई भी लोन लेना है तो जनरल मीटिंग से शेयर होल्डर से अप्रूवल चाहिए होगी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। 2 करोड़ की हम लिमिट मान लेते हैं, 2 करोड़ तक का लोन देना है तो कंपनी के 2 करोड़ से ऊपर का लोन लेना है तो शेयर होल्डर से रेटिफाई कराना पड़ेगा। डायरेक्टर ने जानते हुए भी विदाउट ऑब्टेनिंग दी शेयर होल्डर की वो परमिशन लिए हुए उसे डिबेंचर इशू कर दिए 2.5 करोड़ के। डायरेक्टर ने अपने नाम से बेसिकली इस कंपनी ने इसे डायरेक्टर को डिबेंचर होल्डर इशू कर दिया और कंपनी ने 2.5 करोड़ का लोन दे दिया कंपनी को डिबेंचर के फॉर्म में। अब बाद में ये केस गया, बाद में शेयर होल्डर कहने लगे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नॉट अप्लाई, डायरेक्टर हैव नॉलेज अबाउट द कंपनीज एओए। इसने क्या हुगार लगाई बेसिकली, डायरेक्टर ने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, क्योंकि भैया डॉक्टर हॉवर्ड्स की ये व्यू थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होगा, क्योंकि भैया मुझे क्या पता कि कंपनी के आर्टिकल्स, नहीं जी, आप डायरेक्टर हो कंपनी के, आपको एओए के बारे में सब कुछ पता है। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। आपको जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे आपको एओए पता थे, आपने क्यों करा ये कॉन्ट्रैक्ट? तो ऐसे केस में ये किसके फेवर में गया? शेयर होल्डर के फेवर में गया। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। एक पर्सन अगर जिसे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए नॉलेज है कि भैया ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में करूं नहीं करूं, जो भी है वो तब आप डिसाइड करो। मगर आप बाद में अगर नॉलेज होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। हाँ, बेसिकली कंपनी का डायरेक्टर बाद में ये नहीं कह सकता कि मेरा लोन वैलिड है, राइट। तो इस केस में यही बोला गया कि अगर आपको नॉलेज है, कोर्ट रिफ्यूज टू प्रोटेक्ट द ट्रांजेक्शन,
It held that the director could not rely on their own irregularities. बाद में जान के वो अपनी खुद की irregularities के ऊपर नहीं कह सकते. Debenture were invalid and lender could not be protected. The reason सीधे यही बोला गया, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं अप्लाई होगा. लीगल प्रिंसिपल वही हुआ. अगर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ वो अलाउड नहीं करेंगे, अगर आपको नॉलेज है, इरेगुलरिटी की कंडीशन आपको पता है कि ये इरेगुलरिटी करूंगा तो मेरा लोन वैलिड नहीं होगा, तो आपने वो लोन क्यों दिया बेसिकली, राइट. दूसरा केस आता है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ. यहाँ पे आनंद बिहारी के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, एक अकाउंटेंट आनंद बिहारी लाल एक अकाउंटेंट है, जिसके साथ दिनशॉ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो कंपनी की एसेट बेचेगा. अब ये एक अकाउंटेंट है, आप इन कंपनी को भी पता था ये इस कंपनी का अकाउंटेंट है, राइट. उन्हें डाउट भी था. इन्होंने बिना पूछे हुए कि आप अकाउंटेंट हो, क्या हो, डायरेक्टर हो कंपनी के, इन्होंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया आप कंपनी के एसेट मुझे बेच दो. बाद में जाके पता चला कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता था, ये कंपनी का अकाउंटेंट है. ऐसे केस में क्या दिनशॉ कंपनी को लायबल कर सकती है? आंसर इज नो. वो किसको लायबल कर सकती है? आनंद बिहारी लाल को इंडिविजुअली. उसको स्यू करे, उसको अलग केस के अंदर, बट कंपनी लायबल होगी क्या? आंसर इज नो. तो यहां पर भी देखो, बाहर वाला डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगाना चाह रहा था, बाहर वाला दिनशॉ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगाना चाह रहा था, बट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे सस्पिशन और डाउट था. एक अकाउंटेंट से आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपको अलाउड नहीं होगा. एंड लास्ट केस बेसिकली यही जजमेंट आ गया हमारा कि कंपनी वाज नॉट बाउंड, क्योंकि वो अकाउंटेंट से परचेज कर रही थी. और अगर आपको कोई भी सस्पिशन और डाउट है, बेसिकली पढ़ लेना फटाफट से वीडियो पॉज करके, कि अगर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा, इफ एक्ट एज अ, बाद में अगर आपको डाउट है, सस्पिशन है, तो आप वहीं जाके क्लियर करो. अब बाद में आके आप मुझे कहते हो कंपनी की, अरे मैंने तो अकाउंटेंट से कंपनी की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो लायबल नहीं है, राइट. कंपनी लायबल नहीं है. फिर आता है थर्ड, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड. यहां पर भी यही चीज हुई. यहाँ पे एक फॉर्जरी हुआ. फॉर्जरी क्या हुआ कि मिस्टर रूबेन थे, रूबेन ने कंपनी की सेक्रेटरी थी, उससे बेसिकली कंपनी की सेक्रेटरी थी, ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड की कंपनी सेक्रेटरी थी. उसने क्या करा, डायरेक्टर के सिग्नेचर को फॉर्ज करा और इसे शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए. अब इसे जैसी शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ, ये तो खुश हो गया. ये कहने लगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई होती है, भैया कंपनी के सेक्रेटरी ने मुझे फॉर्ज करके दिए, मुझे क्या पता कंपनी के इंटरनली रूल्स और रेगुलेशंस क्या है. ढंग से देखो, आपको लगेगा हाँ यार बात तो ये ठीक कह रहा है कि भाई फ्रॉड फाइन कंपनी के सेक्रेटरी ने करे, कंपनी की वो सेक्रेटरी है, तो कंपनी लायबल होगी उसके लिए. आंसर इज नो. देखो, फॉर्जरी होती है, आप इस पर्सन को तो लायबल कर सकते हो बाद में, कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर अलग से केस कर लो, बट क्या कंपनी लायबल है? कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई फॉर्जरी साइन करता है तो कंपनी इज नॉट लायबल. सेक्रेटरी के फ्रॉड के ऊपर कंपनी लायबल नहीं है. ये दोनों गए कोर्ट ने यही डिसाइड करा कि डॉक्ट्राइन शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, कंपनी इज नॉट लायबल फॉर फॉर्ज डॉक्यूमेंट. ये प्रोटेक्ट नहीं करते इंडोर मैनेजमेंट के लिए. अगर कोई फॉर्जरी होगी तो इंडोर मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, राइट. तो यहां के बाद हमारा बेसिकली कंप्लीट होती है ये केस लॉस, राइट. तो हम फटाफट से सेकेंड. हाँ जी, हम वापस आ जाते हैं अपने इस पे. तो हमने रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला कैप्चर कर लिया. इसे ही रॉयल ब्रिटिश बैंक वाला क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. मैं वर्ड यहाँ पे लिख देता हूं. ये वाला हमारा केस है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट. और फिर सर इसके बाद आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? अब जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये तो 10वां केस लॉ होगा. बेसिकली वो क्या होगा सर? वो क्या होगा? वो हमारा होगा एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन टू इंडोर मैनेजमेंट. एक्सेप्शन है ये 3 केस में फिर दोबारा कंपनी लायबल नहीं होंगी बाहर वाले के लिए. पहला, अगर इरेगुलरिटीज है, वही मैंने आपको बता दिया, वो केस लॉ मैंने आपको बता दिया. दूसरा, सस्पिशन या इरेगुलरिटी है और अगर आपको डाउट था, अगर आप अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, आपको लगा था वो अकाउंटेंट है, तो आपको नहीं करनी चाहिए थी. और तीसरा, फॉर्जरी के केस में अगर फॉर्जरी होता है तो बेसिकली आपके वो लायबल नहीं होते हैं.
तो यहाँ पे जाके आपका ओवरऑल कंपनीज एक्ट खत्म होता है। मैंने यहाँ पे आपके हर केस लॉ के आगे बेसिकली उनका वो लिखा हुआ है, ताकि आप इन्हें लर्न कर लें, ताकि आप इन्हें याद कर लें और आप इन्हें यूटिलाइज कर लें। तो बेसिकली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद फिर हम सेशन कंप्लीट। पहला आता है सेपरेट लीगल एंटिटी मैक्योरा, जहाँ पे हमें टिम्बर वाला केस आया था, राइट। दूसरा कॉर्पोरेट वेल, हमें याद ही रहता है सैलमन वर्सेस सैलमन, जो हमारा केस था बेसिकली, हमें ये बार-बार याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 मेरे एक्सेप्शन थे बेसिकली, ये 5 एक्सेप्शन थे, 1, 2, 3, 4, 5, इनको मैं फटाफट से कर देता हूँ। होल्ड करो। ये मेरे 5 आते हैं, बेसिकली मैंने आपको पढ़ाए थे, ये एक्सेप्शन है। कौन से एक्सेप्शन है? कॉर्पोरेट वेल उठ जाएगा, वो वाले एक्सेप्शन है। कौन-कौन से कॉर्पोरेट वेल के एक्सेप्शन सर? चार्टर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के केस में चार्टर ऑफ द कंपनी में अगर लिखा हुआ है कि भैया डैमलर, अगर आपने कोई जान की कोई एनिमी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो बेसिकली डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल हो गया। अगर आप कोई टैक्स वैक्स बचाने की, टैक्स अवॉइड कर रहे हो, तो दिनशॉ वाला केस याद है, जब उनने 3 कंपनी या 4 कंपनियां बनाई थी, राइट, वो करने के लिए। फिर अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ये हमें याद है, वर्कमैन एसोसिएशन रबर वाला हमने केस याद करा था, आप मेरे पीछे जाके वीडियो देख लेना, आपको याद आ जाएगा केस। जिस केस में क्या हुआ था कि भैया आपने अगर एक अपनी लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए अगर एक सब्सिडरी कंपनी बना ली, तो वो उसका और आप एक ही माने जाओगे, वो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, अगर आप सब्सिडरी कंपनी जान के बनाते हो लाइसेंस लेने के लिए, तो आपके केस में वो एजेंट मानी जाएगी आपकी, और वो सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पे अप्लाई नहीं होगी, कॉर्पोरेट वेल उठा दी जाएगी और बेसिकली वो होगा। एंड लास्ट, अगर आप कोई भी लॉ को डिफीट करने के लिए बना रहे हो, तो वहां पे भी वो हो गया। फिर अब हमने इसके बाद सर, हमने इसके बाद कौन सा देखा? हमने इसके बाद देखा हमारा 8वां केस। 8वां केस क्या था? कंपनी बाय गारंटी। अगर कंपनी बाय गारंटी है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू। इस केस में हमने क्या पढ़ा था सर? अगर कोई भी हमारी कंपनी बाई गारंटी है, तो उसके आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो नॉर्मल कंपनी जैसे शेयर की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे नहीं है। उस केस में कंपनी के एओए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि गारंटी वाले केस में उस कंपनी के डिफरेंट बेसिकली इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे केस में हर एक पर्सन की भूमिका नहीं निभा सकता, राइट। फिर हमारा हमने केस पढ़ा, यहाँ अब जो हमने पढ़ा है, हमने सबसे पहले पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज। क्या वर्ड पढ़ा हमने? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरीज ने क्या कहा? कंपनी लाइबल नहीं होगी, राइट। यहाँ के केस में कंपनी लाइबल नहीं होगी, ढंग से सब पढ़ना। बेसिकली इस केस में क्या कहा गया? केस नंबर 9 में हमारा यहाँ पे बोला गया कि कंपनी लाइबल नहीं होगी, राइट। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी लाइबल होगी, और फिर इन 3 केसों में क्या होगा? कंपनी लाइबल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा आता है, ये वाला हो गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी के ऊपर हो गया, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर हो गया, और ये 3 हो गई मेरी एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये मेरे 3 केसेस हो गए, जहां पे कंपनी लायबल फिर दोबारा से नहीं होगी। कौन कौन से केस होंगे? अगर आपको पहले से ही पता है कंपनी के बारे में, तो ये वाला केस लोन वाले डायरेक्टर। अगर आपको कोई भी सस्पिशन है, तो आनंद बिहारी वाला केस। और अगर आपका कोई फ्रॉड हुआ है, बेसिकली आपके साथ फ्रॉड डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ, तो रूबेन वाला केस। तो ये केस लॉज हमारे बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज स्टडी हार्ड। हम इसके बाद एक सेशन लाएंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली कंपनी के जो भी हमारे कंपनीज लॉ के रिलेटेड केस लॉज होंगे, और सारे जितने भी एग्जाम में पिछले 5-6 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। तो थैंक्स एवरीवन फॉर सेशन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स लिखना, हाउ यू वांट मी टू इम्प्रूव, दैट ऑल थिंग्स आई विल बी कैप्चर हियर, राइट। अगर कोई फास्ट है तो स्पीड स्लो करके पढ़ लेना, दैट्स इट। थैंक्स फॉर योर सेशन, थैंक्स एवरीवन, बाय।